तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपकी वन शॉट सीरीज का ये वीडियो नंबर आई थिंक 6 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले 5 वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। देखो, ये किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो लोग एकदम फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फिर वो आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, PYQ कर लो। बेस्ट तो यही है कि PYQ कर लो। टेक्स्ट बुक वगैरह पे सेक्शनल मॉक्स भी अवेलेबल है, वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और थोड़े बहुत हर एक टॉपिक के मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ एग्जाम के सॉल्यूशन करवाए थे टॉपिक वाइज। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। ठीक है, वहाँ पे जैसे इसका वन शॉट वीडियो का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। हर एक एग्जाम का सॉल्यूशन जो भी मैंने करवाया उसका प्लेलिस्ट बनाया है, और टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट बनाया है। जैसे कुछ टॉपिक मैंने टॉपिक वाइज करवाए हैं तो उनका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। जैसे अभी मैं यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको करवा रहा हूँ, तो आप सर्च करोगे ना प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें ये वाला वन शॉट वीडियो भी मैं डाल दूंगा, और पहले वाले जो मैंने टॉपिक वाइज करवाए वो ऑलरेडी डाले हुए हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी कंटेंट ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। दूसरा, अगर आपको सॉल्व PDF या अनसॉल्व PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखो। अभी काफी लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने सॉल्व PDF भी हर एक टॉपिक की दे रखी है। इससे पहले वन शॉट सीरीज से पहले जितने भी मैंने टॉपिक्स करवाए हैं एग्जाम वाइज या टॉपिक वाइज जो भी है, ठीक है, तो सबका मैंने सॉल्व PDF डाला हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स, सब जगह मिल जाएगा। वहाँ पे लास्ट के 3 या 4 पिंड मैसेज देखना, वहाँ पे आपको PDF का लिंक मिल जाएगा और वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा काम की बात करते हैं। देखो, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यार, अभी मैं कल इस पे देख रहा था कुछ स्टैटिक्स। ठीक है, तो पता है अभी क्या हो रहा है, 30% ऐसे लोग हैं जो व्यूवर्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो वीडियोस देख रहे हैं, जबकि 70% ऐसे लोग व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो यार प्लीज़, अगर इतना कोई एफर्ट कर रहा है आपके लिए तो थोड़ा इतना तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, बाकी कोई नहीं, आपको बेनिफिट होना चाहिए, आपको जैसा लगे वैसा ठीक है। मेरे को बस मेनली ये चीज़ है कि मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं कि इससे मैं बहुत कुछ पैसा कमा रहा हूँ या कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पैसे से तो मैं इससे बिल्कुल कुछ कमा ही नहीं रहा हूँ, बल्कि जितना यहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए जितना सेटअप लगाया हुआ है ना, उसका 10% भी मैंने नहीं कमाया है। ठीक है, एनीवेज स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेशो होता क्या है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज का आप रेशियो बनाओगे। बेसिकली रेशियो क्या होता है, रेशियो को हम लिखेंगे। ठीक है, ये तो लिखने का तरीका हो गया। जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे देखो, सबसे पहले A/B को हम रेशियो कब कहेंगे। मान लो जैसे मैंने लिखा 3 A/B, जैसे यहाँ पे लिखा, तो ये रेशियो कब कहलाएगा। हर एक चीज को तो रेशियो नहीं बोल सकते ना। रेशियो क्या होता है, A/B इज कॉल्ड रेशियो इफ A एंड B आर सेम टाइप थिंग्स। सेम टाइप थिंग्स से मतलब है जैसे कि रुपए रुपीज का रेशियो हो गया। ठीक है, ऐसे हम नहीं बोलते हैं कि 3 रुपए का रेशियो और 5 किलो का रेशियो। ठीक है, ऐसे रेशियो नहीं होता है। रेशियो होता है सेम थिंग का, सेम टाइप की चीज होगा। ऐसे कभी भी रेशियो नहीं होता है कि 3 रुपए और 5 केजी का रेशियो। समझ रहे हो ना, यानी सेम टाइप की चीजों का ही रेशियो निकलता है। जैसे रुपए रुपए का हो गया, किलो किलो का हो गया, इस तरीके से रेशियो निकलता है। जैसे बॉयज गर्ल हो गया, ये क्या है, ह्यूमंस है, तो इनका रेशियो निकल जाएगा 3 4, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये ध्यान रखना है कि रेशियो, ये एक बेसिक डेफिनेशन है कि A/B को अगर हम रेशियो कहेंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो सेम टाइप की थिंग होनी चाहिए, अदरवाइज वो रेशियो नहीं कहलाएंगे। ये आपको भी समझ आ गया होगा। जैसे 5 रुपए और 7 रुपए का रेशियो, रुपीज का रेशियो, ऐसे नहीं बोलेंगे कि 5 रुपए का रेशियो और 5 किलो का रेशियो, नहीं, ये कभी भी रेशियो नहीं होता है। रेशियो होता है सेम टाइप की चीजों का। एकदम बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, बाकी सारे टाइप हम कवर करेंगे। अब देखो, रेशियो को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, मान लो यहाँ पे जैसे है कि देयर आर 13 बॉयज हैं एंड 17 गर्ल है इन 6th ग्रेड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन 6th ग्रेड। तो 6th ग्रेड में बॉयज और गर्ल का मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, जो कॉमन यूज होता है वो तो क्या होता है, बॉयज 13 थे, गर्ल 17 है, तो 13:17 बहुत कॉमन, तो यही हम यूज करते हैं। या फिर इसको ऐसे भी मैं कह सकता हूँ 13/17। ठीक है, या अगर ऐसे लिखना हो तो 13:17, यानी पहले जिसका नाम लिया है बॉयज तो बॉयज आ जाएगा 2:17। ऐसे, ये बहुत बेसिक सी चीज है, बस पता होगा आप लोगों को, पर फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया था। ठीक है, अब एक चीज की और बात करते हैं। हालांकि प्रोपोर्शन को मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं A/B लिखा मैंने। ठीक है, सपोज इसका रेशियो मान लो कि 3:4 आएगा,
अब कोई दूसरा चीज होगा, दूसरा चीज मतलब दूसरा रेशियो होगा, मान लो C/D। तो अगर ये भी 3/4 हो जाए, यानी A/B मैंने निकाला 3/4 आया, C/D निकाला मैंने तो भी 3/4 आया, यानी A/B। इसका मतलब क्या है कि A/B ये बराबर हो गया C/D। तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन, समानुपात। ठीक है, इसको लिखने का ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। इसको बेसिक जो हम लिखते कैसे हैं वो इस तरीके से लिखते हैं कि A/B प्रोपोर्शन, दिस इज सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है C/D। ठीक है, यानी A/B बराबर क्या हो जाएगा आपका C/D। ये प्रोपोर्शन का होता है, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। जनरली आप सॉल्व करोगे किसी क्वेश्चन को तो इस फॉर्म में लिखोगे, सेकंड वाले के फॉर्म में, पर जो एक बेसिक तरीका होता है लिखने का वो इस तरीके से होता है, A/B प्रोपोर्शन C/D। यानी अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये AD आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे A×D बराबर B×C आ रहा है ना, यानी A×D बराबर B×C। या फिर इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक और तरीका है। क्या तरीका है कि कोनों वालों का मल्टीप्लिकेशन, कोने वाले का मल्टीप्लिकेशन मतलब A और D का मल्टीप्लिकेशन, A और D का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है बीच वालों का मल्टीप्लिकेशन, यानी B और C का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कैसे भी याद कर सकते हो, उम्मीद कर रहे हो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो आगे इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखना है, रेशियो डज नॉट अफेक्ट बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर और डिवाइडेड बाय एनी नंबर। एनी नंबर था ये, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल से सारी चीजें समझ आ जाएंगी, बस एक थ्योरी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कोई रेशियो है, अगर आप उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या सेम चीज से डिवाइड करोगे तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। यानी अंश और हर में सेम संख्या से या तो आप मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो रेशियो पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो हम आगे देखते हैं कैसे। जैसे मान लो कि 2/3 एक रेशियो है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, बहुत मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यानी 2/3 एक नंबर था अपना। ठीक है, मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो 5 से नीचे कर दूंगा, तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा ना कि 5 से 5 तो कट ही जाएगा ना। तो जब ऊपर नीचे अगर मैं सेम चीज लगा रहा हूँ तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, यानी इसको भी सॉल्व करोगे तो 2/3 आएगा। तो अब आप बोलोगे कि यार मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों है, तो पड़ती है जरूरत। कभी कभी जो रेशियो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म में होता है, तो हमें उसको इजी बनाने के लिए किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। पिछले परसेंटेज के वीडियो में मैंने बताया था, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चन थे उसमें कि 100 के मल्टीपल में मान लो, तो ये चीजें यूज होती हैं। ऐसे ही मान लो 4/5 है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो आपको पता है ये है 4/5, इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दिया, तो आपको पता है कि ऊपर नीचे सेम चीज से डिवाइड किया है तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, यानी वही सेम रेशियो आ जाएगा 4/5। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना आपको कि रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गई होगी आपको। अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं डिफरेंट टाइप के रेशियोज की। रेशियोज भी ना बहुत तरह के होते हैं, तो अभी यहाँ पे हम सारे रेशियो पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वही करवाई है और कुछ छोड़ा भी नहीं है, जिससे सवाल में मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला है मिश्रित रेशियो, मिक्स्ड रेशियो। मिश्रित रेशियो या मिक्स्ड रेशियो क्या होता है, मान लो कि एक्स वाई और पी क्यू क्या है, अपने पास दो रेशियो है। कौन कौन से, एक्स वाई और दूसरा क्या है पी क्यू। एक्स वाई एंड पी और क्यू अपने पास दो रेशियो है। तो मिक्स्ड रेशियो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मिक्स्ड रेशियो है, मतलब इनको मिक्स किया जा रहा है। तो क्या होगा, ये वाले जैसे पहले वाले x था, इधर पहले वाला p था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो px रेशियो, फिर बाद वालों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बाद वाला y था, यहाँ पे q था तो qy, तो px रेशियो qy, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस रेशियो इज कॉल्ड मिश्रित रेशियो या मिक्स्ड रेशियो, इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड रेशियो। ठीक है, अब देखो इसमें भी किससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, दूसरा है डुप्लीकेट रेशियो, वर्ग अनुपात। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, जैसे कि आपकी ये कंप्लेंट भी बहुत ज्यादा आती रहती है कि यार हिंदी में कराते हो, जब इंग्लिश में करवाता हूँ तो बोलते हो इंग्लिश में नहीं करवाते हो। तो ट्राई किया है कि मैंने सब लोगों को समझ आ जाए, बाकी थोड़ा बहुत मैनेज तो आपको करना पड़ेगा। डुप्लीकेट रेशियो या वर्ग अनुपात, नाम से ही पता चल रहा है वर्ग अनुपात मतलब स्क्वायर से रिलेटेड है। तो ए और बी अगर दो रेशियो है तो उनका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इनका स्क्वायर कर दो, यानी a/b स्क्वायर इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो, वर्ग अनुपात। ठीक है,
अब बात करते हैं ट्रिप्लिकेट घन अनुपात। जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट था, वर्ग अनुपात नाम से ही पता चल रहा था स्क्वायर होगा, ऐसे ट्रिप्लिकेट, तो ट्रिप्लिकेट क्या हो जाएगा, ए और बी दो रेशियो है तो उनका ट्रिप्लिकेट क्या हो जाएगा, ट्रिपल मतलब क्यूब, तो सिंपली हो जाएगा ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ज्यादा कुछ आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो ए अपॉन बी क्यूब। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब डुप्लीकेट। अभी तो हमने बात किया था डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट का, अब हम बात कर रहे हैं सब डुप्लीकेट। सब वर्ड लग गया ना, मतलब रूट, सब का मतलब रूट। सब डुप्लीकेट यानी वर्ग मूल अनुपात। हिंदी वाला नाम ना बहुत ज्यादा अच्छा है, हिंदी वाले से डायरेक्ट समझ आता है। जैसे वहां पे था वर्ग अनुपात मतलब वर्ग का अनुपात, वर्ग मूल अनुपात यानी वर्गमूल का अनुपात। तो अगर ए रेशो बी दो रेशो है तो उनका जो सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, अंडर रूट ए बी। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ऐसे ही सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा आपका, घन मूल अनुपात। नाम से ही पता चल रहा है कि घन हो रहा है यानी क्यूब हो रहा है, लेकिन उसका रूट है तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी का क्यूब, यहाँ पे पावर 1/3 हो जाएगी क्यूब रूट का मतलब, यानी ए बी की पावर 1/3। ठीक है, यहां तक तो मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी तक सारी चीजें सिंपल थी। अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है जिनका काफी ज्यादा यूज होता है। ये जो जितने भी पीछे मैंने बताए हैं ना, बहुत ज्यादा इनका कुछ यूज नहीं होता है, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए, और ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं इसमें। जनरली जो रेशियो से मैं देख रहा हूँ रिसेंट ट्रेंड, क्वेश्चन बनते हैं आपके किससे, यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे इधर। ठीक है, बाद में मैंने डाला हुआ है आपके, अभी इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक कंपेंडो, कंपेंडो डिविडेंडो तो आपने पढ़ा ही होगा। कंपेंडो क्या होता है, योगानुपात। हिंदी वाले नाम ना बहुत बढ़िया होते हैं, चीज डायरेक्ट समझ आते हैं। कंपेंडो मतलब योगानुपात। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए रेशो बी प्रोपोर्शन में है सी रेशो डी, या फिर इसको ऐसे मैं कह सकता हूँ ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी। तो योगानुपात का मतलब क्या होता है, योग का अनुपात। यानी ए रेशो बी बराबर सी अपॉन डी है, तो कंपेंडो क्या कहता है कि ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों को जोड़ दो और नीचे बी रहेगा, ये बराबर हो जाएगा। सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने अप्लाई किया टर्म वो इधर हो जाएगा, यानी सी प्लस डी दोनों का सम आ जाएगा और डिवाइड में डी आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंपेंडो। ठीक है, ये होता है आपका कंपेंडो। अब ऐसे ही डिविडेंडो, अंतर अनुपात यानी अंतर का अनुपात। नाम से ही पता चल रहा है ना, यानी ए रेशो बी प्रोपोर्शन में है सी रेशो डी के, या मैं कह सकता हूँ ए बराबर बी, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। तो अंतर अनुपात या डिविडेंडो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन बी है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, ए प्लस बी अपॉन बी है। ये चीजें ना काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी होता है, रेशियोज वगैरह में ये चीज काम आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कंपेंडो। ठीक है, नाम याद हो या ना इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसको कंपेंडो बोलते हैं इसको डिविडेंडो, बस पता होना चाहिए कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, इसीलिए मैं थोड़ा सीक्वेंस में चीजें करा रहा हूँ जिससे चीजें इजी रहे आपके लिए भी। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन बी बराबर सी माइनस डी अपॉन डी, ये हो जाएगा आपका डिविडेंडो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंपेंडो एंड डिविडेंडो, यानी योगांतर अनुपात एंड क्या था हिंदी में, योगानुपात एंड अंतर अनुपात। ठीक है, यानी कंपेंडो एंड डिविडेंडो दोनों, अब दोनों को एक साथ यूज करेंगे, यानी ए बाई बी बराबर है सी बाई डी, या इसको प्रोपोर्शन में ऐसे कह सकते हो कि ए रेशो बी ये प्रोपोर्शन में है सी रेशो डी के। ठीक है, तो दोनों को जब हम लगाएंगे यानी कंपेंडो एंड डिविडेंडो, ये सेम जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था परसेंटेज वाली में, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस, ये बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक और चीज देखते हैं कि रेशियोज को हम मिक्स कैसे करते हैं। मिक्स करने का मतलब क्या है, जैसे कि आपको ए रेशो बी गिवन है, बी रेशो सी गिवन है और हमें निकालना है ए बी सी। आपने बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको, अगर आपने पहले पुराने वीडियोस देखे होंगे तो हमेशा मैं एक ही कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ रेशियो को मिक्स करने का, बाकी तरीके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आप भी कर सकते हो, बट मैं एक ही तरीका यूज करता हूँ सारे सवालों में, वो एक कॉमन ही बताता हूँ जिससे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है उनमें आप उलझो ना। सिंपली क्या करना है, आपको पहले ए निकालना है ना, तो ऊपर देखो ए कहाँ है, ए देखो इधर है, यानी इसका जो रेशियो है ये ए वाला यानी ये 5 है। अब दूसरी लाइन में ए देखो कहीं है ही नहीं, तो कहीं नहीं है तो पहली लाइन में यहाँ था, दूसरी में कहीं नहीं है, तो सीधा क्या करो आप, इसको इधर आ जाओ, यानी सीधा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में जो भी रेशियो आएगा, ये 5 था, इसके नीचे सीधा मल्टीप्लाई में आ जाओ, कुछ है ही नहीं तो 5 गुणा 7 हो जाएगा। पूरा ऐसे लिखता हूँ जिससे ना आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना डायरेक्ट 35 भी मैं लिख सकता, बट इस तरीके से लिख देता हूँ तो बाद में देखोगे तो भी समझ आ जाएगा। ए हो गया। अब बी देखो, सबसे पहले बी इस पोजीशन पे है यानी बी ये है, उसके बाद नीचे वाली लाइन में बी ये है यानी बी ये है,
यानी मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होगे अभी क्या होगा यहाँ पे। दूसरा जैसे कोई कलर ले लेते हैं, बी ये वाला है 9 और फिर बी यहाँ पे 7। तो क्या करना है, इस 9 को इस 7 से मल्टीप्लाई करो, यानी पोजीशन देखनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर नीचे कहीं है नहीं तो सीधा उसके जस्ट नीचे वाले रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 9 ये वाला इंटू 7, बी हो गया रेशियो। अभी सी देखो, सी मैंने देखा कि यार सिर्फ यहीं पे है, यानी सी सिर्फ ये वाला है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे देखो इसके और सी कहीं नहीं था तो ये सिर्फ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस लाइन में जो भी आ रहे हैं, यानी 9 और 10। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 9 इंटू 10। आप बोलोगे कि यार 9 तो सी की वैल्यू तो सिर्फ 10 थी ना, 9 तो थी नहीं। तो ए में भी तो निकाला था हमने, ए की वैल्यू 5 थी, फिर 7 तो थी नहीं, यानी उसकी लाइन में जितने भी आएंगे ना उनसे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 7 35, 9 7 63 और ये हो जाएगा 9 2 90। ठीक है, और क्वेश्चन करवाता हूं, जैसे ये CGL 2024 प्री एग्जाम का ये आपका पूछा हुआ है, इसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है A रेशो B। ये देखो अभी तो सिर्फ A रेशो B, B रेशो C है, C रेशो D भी आएगा। तो अभी आप बोलोगे कि यार इसमें तो आप B को सेम बना लो तो हो जाएगा, लेकिन जब D तक पहुंचेगा तो फिर नहीं काम आएगी ना ये ट्रिक। इसलिए एक कॉमन तरीका याद रखो, A रेशो B आपका कितना है 6 रेशो 8, B रेशो C कितना है आपका, B रेशो C है आपका 7 रेशो 10। हमें चाहिए ABC का रेशो। ठीक है, CGL 2024 प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी हमें चाहिए A रेशो B रेशो C। तो कैसे होगा, सारे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन ही उठाए हैं आपको समझाने के लिए, जिससे रेलेवेंट भी रहेंगे चीजें। ए देखो अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि ए देखो सिर्फ यहाँ पे नीचे कहीं नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 गुणा 7 42 लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट। चलो एक बार और समझा देता हूँ आपको, 6 इंटू 7 लिख दो, यानी ये हो जाएगा 42। ठीक है, अब 42 देख के तो आपको एक चीज तो आप कह सकते हो कि यार सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 42 के मल्टीप्लाई में कहीं भी 23 नहीं आएगा। अब बी देखो, कभी कभी क्या होता है पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती है, तो ये भी चीज मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाता हूँ तो वहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि ऑप्शंस पे आपकी सरसरी निगाह होनी चाहिए, अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो एलिमिनेट कर दो। बी देखो, बी यहाँ पे था फिर बी यहाँ पे है, यानी आपको पता है क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 8 और ये 7, यानी 8 गुणा 7 56, तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, अब आपको ये ऑप्शन भी हट गया क्योंकि यार 56 के मल्टीपल में 31 तो कहीं नहीं आता है। ठीक है, और 56 के मल्टीपल में 23 भी कहीं नहीं आता, यानी आप समझ रहे हो ऑप्शन तो सिर्फ पहला ही होगा, एक ही होगा, बाकी पूरा हम सॉल्व करवा देते हैं। सी देखो, सी सिर्फ यहाँ पे है तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू 10 यानी 80। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, सिंपली आपका कट जाएगा, इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से काटोगे तो 21, 2 से काटोगे तो 28 और 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 40। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, ये भी आपका एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे 4 चीजें ले ली, यानी A रेशो B पहले लिखा, तो वो कितना गिवन है सवाल में 3 रेशो 4, फिर B रेशो C देखा। एक तरीका और होता था ऐसे कि यहाँ पे CD लिख दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो, जो इसके आगे खाली है वो ऊपर से कॉपी कर लो, ये इस तरीके से, बट वो तरीका मैं अप्लाई नहीं करता हूँ, इसलिए मैं वो बताता भी नहीं हूँ। B रेशो C क्या है, B रेशो C है 5 रेशो 7, फिर C रेशो D क्या है 8 रेशो 9। ठीक है, इतना ही है ना, हमसे पूछ रहा है A रेशो D किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब AD भी पूछ सकता था या ABCD का भी सब पूछ सकता था, तो मैं तो आपको पूरा ABCD निकाल के बता देता हूँ। A रेशो B रेशो C रेशो D। A देखो कहाँ पे है, अभी 2 वाले पढ़ रहे थे हम, अभी ये 3 वाला आ गया। ठीक है, ए देखो सिर्फ यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 3 पंजे 15 और 15 इंटू 120, क्या आएगा ये 3 गुणा 5 गुणा 8, तो इसी को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 120। ठीक है, रेशियो। एक चीज और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, सवाल में हमसे A रेशो D पूछा है तो पहला रेशो A को रिप्रेजेंट करेगा, और 120 के मल्टीपल में कहीं भी 21 नहीं आता है, कहीं भी 7 नहीं आता है, ये 2 ऑप्शन तो देखो हट ही गए, 3 और 10 तो अभी चलेगा। अगर आपको कुछ नहीं निकालना, सिर्फ हमें तो यहाँ पे A रेशो D पूछा है ना, तो आप B भी मत निकालो, C भी मत निकालो, सिंपली D निकालो। D क्या आएगा, पहले मैं D निकाल के बता देता हूँ, फिर सारे भी मैं बता दूंगा। D देखो सिर्फ यहाँ पे और कहीं पे नहीं था, तो इस लाइन में पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 7 28, ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 9, इस तरीके से आ जाएगा। और ये क्या था, पहला वाला था 3 इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, यानी आपको पता लग रहा है कि इस 4, ये क्या है 3, इससे ये 3 टाइम कट जाएगा, और इस 4 से आपका ये 2 टाइम कट जाएगा, यानी ये आएगा 10 रेशो 21, ऑप्शन नंबर डी।
तो क्या तरीका है कि आप पूरा जरूरी नहीं है, जैसे अभी इस सवाल में सिर्फ ए और डी पूछा था तो ए और डी पे ही फोकस करो, बाकी सारा मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। जैसे मेरे को बी चाहिए होगा तो बी यहाँ पे है, पहली पोजीशन देखो बी यहाँ है, फिर दूसरी पोजीशन देखो यहाँ पे है, तीसरा कहीं नहीं है तो क्या कर रहे हैं आपको 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर कहीं नहीं है तो सीधा नीचे आ जाओ, यानी 4 पंजे 20 और 20 अंठे 160, इस तरीके से निकालना है। ठीक है, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ऐसे ही आपको सी निकालना है। सी की पोजीशन देखो, सबसे पहली पोजीशन यहाँ है तो पहले 4 से हम 7 पे आएंगे, फिर सी यहाँ पे है यानी 7 से फिर इधर जाएंगे, इस तरीके से आएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 8 7 तो 56, यानी ये कि 4 इंटू 7 इंटू 8 है तो 8 7 तो 56 और 56 का 4 गुना 50 का 4 गुना 200 और 6 का 4 गुना 24, यानी आ जाएगा 224। और डी चाहिए मुझे, तो डी तो अभी मैंने निकाला था, कितना आएगा 9 7 63 और 63 का 4 गुना, क्योंकि डी सिर्फ यहीं पे है तो इसके लाइन में जो भी आएंगे वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 3 12 1 असिल और 4 6 की 24 और 1 25 252। जैसे भी निकाल सकते थे, 60 का 4 गुना 240 हो जाता और फिर 3 का 4 गुना 12 और 252। इसको सिंपल फॉर्म में बदल लेना, हमें तो सिर्फ ए रेशो डी चाहिए था तो ए रेशो डी क्या आ जाएगा 10:21। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और सवाल देख लेते हैं, कभी कभी इस तरीके से भी आ जाता है। सवाल ये भी वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ पे 7a बराबर 6b बराबर 12c, क्या लिखा हुआ है 7a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 12c, ये सब बराबर में है और हमें रेशो चाहिए ए रेशो बी रेशो सी का। तो देखो कई सारे तरीके हैं, मेथड 1 मेथड 2 भी मेथड 1 ही होगा। अभी समझ लेते हैं मेथड 1 पहले क्या है। सिंपली ने इसको आप किसके भी बराबर मान लो, आप के बराबर मान लो या के बराबर मत मानो, 1 के बराबर मान लो। तो जब आप ए बी सी का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, आपको पता है कि ये सारे अगर 1 के बराबर है या के बराबर, के मान लो या 1 मान लो, के मानने पे भी फर्क क्या पड़ेगा, सब में के कॉमन आएगा ना तो रेशियो में तो कट जाएगा, इसलिए 1 मान लो आप। ठीक है, और चाहो तो के मान लो, डजेंट मैटर। तो आपको पता है ए कितना आ जाएगा, ये 1 से इधर डिवाइड हो जाएगा यानी 1/7। बी कितना आएगा, सिर्फ ये जैसे हम 7a बराबर ये कर रहे हैं, फिर ये इसको बराबर कर रहे हैं, फिर इसको बराबर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से 6b बराबर 1 होगा तो b 1/6 आ जाएगा। 12c बराबर 1 होगा तो ये कितना आ जाएगा 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको बताया कि रेशियो ना कभी भी इस फॉर्म में नहीं होता है, ये फॉर्म में रेशियो कभी नहीं होता है, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना पड़ेगा। 12 6 और 7 का एलसीएम लो, 12 और 6 का तो 6 ही आ जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, सॉरी 12 और 6 का 12 आ जाएगा और 7 और है तो ये आ जाएगा 12 इंटू 7। इससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशियो को, तो देखो पहले 7 से 7 कट जाएगा, पहला वाला रेशियो आएगा 12, फिर दूसरे में 6 से ये 2 टाइम कट जाएगा और 2 7 14, तीसरे में क्या 12 से 12 कट जाएगा 7, तो 12 रेशियो 14 रेशियो 7। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 भी यही है, मैंने क्या बोला मेथड 2 भी मेथड 1 ही है, यानी डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते थे। ये देखो आपको पता है जब आप ऐसे कर रहे हो, जैसे यहाँ पहला रेशियो आप निकाल रहे हो 1/7, तो क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे एलसीएम जैसे मैंने 12/7 ले लिया, अगर 12/7 ना लेता मैं तो पूरा भी ले सकता था, पूरा क्या 12 गुणा 6 गुणा 7, इधर नीचे जो भी आ रहा है ना सब कुछ लेता और इसको मल्टीप्लाई करता मैं पहले वाले रेशियो से, तो 7 से 7 कट जाता, यानी मल्टीप्लाई में कितना आता, सिर्फ 12 गुणा 6 आता। कितना आता, सिर्फ 12 गुणा 6, यानी जब आप ए की वैल्यू निकाल रहे हो तो 12 और 6 आ रहा है, 12 और 6 कहाँ से आया, यानी बी और सी के जो रेशियो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, जो कोफिशिएंट है वो आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सिंपली आपको कैसे याद रखना है कि जब आप ए निकाल रहे हो तो बाकी रेशियो लिखो, बाकी रेशियो यानी बी और सी के जो है, ए को छोड़कर यानी 6 इंटू 12 रेशियो, बी का जब निकाल रहे हो तो बी को छोड़ के बाकी के लिखो यानी 7 इंटू 12, जब सी का निकाल रहे हो तो सी को छोड़ के बाकी का लिखो 7 इंटू 6। इसको आप सिंपल फॉर्म में बदल लो, आपको पता है 6 6 और 6 दूनी 12, और तो कुछ कट नहीं रहा है तो ये क्या आ जाएगा 12 रेशियो 7 दूनी 14 और ये आ जाएगा 7, 12 14 7 यानी यही वाला आ गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी तरीके दोनों सेम ही हैं, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे आया, ट्रिक नहीं है कुछ, ये कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, काफी लोग ना ट्रिक करते रहते हैं, ट्रिक कुछ नहीं होता है भाई, ट्रिक ही कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट है उसको आप डायरेक्ट याद रख लो तो वही ट्रिक होती है, बाकी ट्रिक के चक्कर में अगर फंसे रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि 43,120 रुपए है, इसको डिवाइड किया जाता है पी क्यू और आर को, किस प्रकार बांटा जाता है कि जो पी का हिस्सा है वो क्यू और आर के टोटल हिस्से का 4/7 है। क्या बोल रहा है कि जो पी का हिस्सा है वो क्यू और आर के टोटल हिस्से का क्या है 4/7,
इसका क्या है 4/7, यानी मैं ये कह सकता हूँ P/Q प्लस R, ये कितना आ जाएगा अपने पास 4/7। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। आगे बोल रहा है और Q का जो हिस्सा है वो P और R के टोटल हिस्से का 2/5 है। क्या बोल रहा है इधर, ये जो Q का पार्ट है वो P और R के टोटल पार्ट का कितना है 2/5। तो यहां से एक दूसरी इक्वेशन निकल के आएगी Q/P प्लस R इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 2/5। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हमसे पूछ रहा है R का पार्ट बता दो। अब एक बात बताओ यार मुझे, आप यहाँ पे लिखा है PQR, इधर भी लिखा है PQR, भले ही ऊपर नीचे चीजें हो गई लेकिन है तो PQR ही। यानी अगर इनका मैं पूरे रेशियोज का सम करूं तो वो इक्वल होना चाहिए ना, यानी इनका सम करोगे तो PQR के रेशियो का सम, क्या बोल रहा हूँ, रेशियो का सम, यानी 4 और 7 11 आ रहा है, टोटल रेशियो का सम। ठीक है, टोटल रेशियो है वो 11 आ रहा है। इस सवाल में अगर मैं इधर देखूं तो 2 और 5 7 ही आ रहा है। चूंकि PQR ही है ना दोनों, यानी तो सम भी सेम होना चाहिए, यानी सम सेम होना चाहिए तो सम को सेम बनाओ। यानी 11 और 7 को सेम आप कैसे बनाओगे, 77 ही होता है इनका एलसीएम तो, और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो अपना क्या आ जाएगा, इक्वल बच जाएंगे ये। यानी P अब डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, क्या आएगा, रेशियो चाहिए ना हमें PQR का, PQR का रेशियो चाहिए। तो कैसे निकलेगा, ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 7 से, तो 4 गुणा 7 28 हो जाएगा। तो P सिंपली 28 आ गया रेशियो। अब इधर देखो ये 11 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इधर 11 से मल्टीप्लाई, इधर 11 से मल्टीप्लाई, तो 11 दूनी 22, यानी क्यों डायरेक्ट आ गया 22। P आ गया और Q आ गया, तो R तो कहीं से भी निकाल लो एक इक्वेशन से। जैसे इधर मैं देख रहा हूँ Q प्लस R करोगे तो 7 और 7 49 आ रहा है, यहाँ से देख रहे हो आप Q प्लस R तो कितना आ रहा है 49 आ रहा है कि नहीं। मुझे चाहिए R, तो R क्या हो जाएगा 49 माइनस Q, और Q तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितना है 22, तो ये कितना आ जाएगा 27, यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। ठीक है, तो अब इनका जो टोटल सम है वही तो है 43,120, यानी ये कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 9 और 8 17, एक कैरी, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, यानी 77 यूनिट है। सवाल में इसकी वैल्यू गिवन है 43120। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 77। बस काटा पीटी करनी है, इसको हम काट लेते हैं, 11 से कटना चाहिए, 11 7 77 और 11 3 33, बचेंगे कितने अपने पास 10, 101 हो जाएंगे। फिर 11 9 99, 2 बचेंगे 22, 11 2 22 0। ठीक है, और 7 से भी कट जाएगा ये, 7 5 35, 4 बचा, 7 6 के 42, यानी एक यूनिट की वैल्यू 560 आ गई। हमसे पूछ रहा है आर का हिस्सा बता दो। आर का हिस्सा क्या है 27, यानी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 27 इंटू 560। तो देखो 0 तो लास्ट में आएगा ही, और 6 और 7 42, यानी लास्ट के 2 डिजिट है वो 2 और 0 आने चाहिए भैया। 2 और 0 ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, अब या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना 6 को, ये 56 से 7 को कर लो, एक ही बात है। 27 से जब मैं करूंगा 27 का 6 टाइम कितना हो जाएगा, 30 का 6 टाइम 180 होता, लेकिन 3 ज्यादा से मल्टीप्लाई किया है 6 टाइम तो 18 कम हो जाएगा, 180 माइनस के 18 तो कितना हो जाएगा 162 है ना, 162 का 2 16 कैरी, फिर 27 पंजे, 27 से ही मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 27 पंजे 135, पहाड़ा मुझे भी नहीं आता 27 का। ठीक है, लेकिन 30 को मैंने 6 से कर लिया ना, फिर उसमें से 3 ज्यादा से मल्टीप्लाई किया था तो 3 गुणा 6 यानी 18 ज्यादा आएगा, जो मल्टीप्लिकेशन है तो 18 कम कर दिया। ठीक है, 27 पंजे 29 पंजे 28 पंजे बहुत ज्यादा यूज होते हैं तो ये याद ही होगा सबको। 27 पंजे 135 और ये कितनी यहाँ पे कैरी आई थी 16, यानी 135 और 16 141 और 151, यानी 15,120, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा पहला आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आर की वैल्यू। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। जो पहले रेशो थे वो सिंपल फॉर्म में थे, फिर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। अभी हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी ये यहाँ पे देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है आपका, एक क्या होगा प्रोपोर्शन तो मैंने पढ़ा ही दिया था पहले भी, वैसे मीन प्रोपोर्शन है, मीन प्रोपोर्शन के बाद थर्ड प्रोपोर्शनल है, थर्ड प्रोपोर्शन के बाद फोर्थ प्रोपोर्शनल है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है रेशियो से, जनरली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से देखना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। प्रूफ भी मैंने बताया हुआ है, जहां पे मुझे लगा कि यार इस चीज का प्रूफ बताना चाहिए वहां पे मैंने प्रूफ बता दिया, क्योंकि देखो सब तरह की ऑडियंस होती है, सब तरह के व्यूअर्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रटना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग
मेरी तरह होते हैं जिनको डायरेक्ट चीज़ें रटना अच्छा नहीं लगता, तो उनको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए। और मैं तो सभी को ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी आप चीज़ें रट रहे हो ना, उसके पीछे कॉन्सेप्ट या लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन से ही समझ आ रहा है कि प्रोपोर्शनल में है, आपने 12th क्लास में या 10th में पढ़ा होगा कहीं भी। ठीक है, वहां पे प्रोपोर्शन पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, वही चीज है यहाँ पे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि v इज प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, तो जब हम प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, सिंपली वही है। तो यहाँ पे जैसे अगर दो नंबर x और y हैं तो x प्रोपोर्शनल है y के, तो अगर इसको मैं हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, यानी x बराबर कांस्टेंट k लिख देता हूँ इंटू y। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन को आप जब भी हटाओगे तो आपका एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में था, यानी x डायरेक्टली y के प्रोपोर्शनल में था। इसको हम बोलते हैं अनुपातिक। अभी हम बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाम से ही पता चल रहा है इनवर्स है, यानी व्युत्क्रम, उल्टा। तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली बोल दो या x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y बोल दो। तो इसको भी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा k इंटू k है और डिवाइड में क्या है y। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस्ड ना क्वेश्चन, जैसे CHSL का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, और देखो ये टॉपिक जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, इस पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ना, तो एक काम करना, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, वहां पे जाना। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, सिंपली ये एक टॉपिक मिलेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वहां पे एक दो वीडियो मैंने डाली हुई है, उस वीडियो में भी मैंने ये सवाल कराया हुआ है। ठीक है, वहीं से मैंने उठाया इसको, ऐसे हर टॉपिक का डाला हुआ है। बोल रहा है इफ y वेरीज डायरेक्टली विद x। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा करेक्शन है, y है ये x के विद अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, y है वो क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, x के। तो आपको पता है कि अगर इसको हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, यानी y बराबर kx। ये अपनी एक इक्वेशन बन गई। अभी क्या बोल रहा है इसमें, व्हेन x बराबर 42, जब x 42 होता है तो y नहीं, y बराबर 61 होता है तो x क्या होता है 42, यानी y की वैल्यू सवाल में दे दी 61, कि हमें नहीं पता है, इनटू x दे दिया 42। तो ये कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है यहाँ से। तो मेरा जो k है, k की वैल्यू आ जाएगी कितना, 42 अपॉन 61 अपॉन 42। ये मेरा क्या आ गया, k आ गया यहाँ से, कि k की वैल्यू मेरी आ गई है। हमसे पूछ रहा है आगे, क्या पूछ रहा है कि जब x की वैल्यू 54 है तो y की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू हमें लेनी है। तो अगर मुझे ये वही सेम इक्वेशन को वापस में लगाऊंगा, अब x बराबर 54 लेना है, y हमसे पूछ रहा है, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, दूसरा कलर ले लेता हूँ इधर, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू k मैं निकाल चुका हूँ, k कितना आएगा अपना 61 अपॉन 42 इंटू x बोला है क्या है 54। इसको सॉल्व करना है हमें, कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 से ये 21 टाइम कटेगा और 2 से ये 27 टाइम कटेगा, बाकी तो कट नहीं रहा है कुछ। तो बोल रहे हैं ना सवाल में इंटीग्रल पार्ट लेना है, हालांकि थोड़ा सा इन्होंने टफ बना दिया ये कैलकुलेशन देखे, बाकी मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 27 से मल्टीप्लाई करो, 27 एकम 27, 2 कैरी आएंगे, फिर 27 इंटू 6, अभी तो किया था हमने पीछे 27 6 के 162, तो 162 और 2 कितना हो जाएगा 164, यानी 1647। इसको डिवाइड करना है 21 से, तो y निकल जाएगा 21 इंटू 147 होते हैं, 21 इंटू 168, यानी 7 वाली लाइन में आंसर आएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 तो खत्म ही हो गए। और देखो अब आप एक बात बताओ मुझे, 21 इंटू 147 होते हैं और 21 इंटू 168 होते हैं, और ये है 164, क्या है ये 164, 147 21 अंते होते हैं, यानी 7 वाली लाइन, 21 इंटू 168 होते हैं, 80 तक जाएगा, मतलब जब 80 होता तो 168 आता। और 164 किसके ज्यादा करीब है, 147 के ज्यादा करीब है या फिर 168 के ज्यादा करीब है। तो आप बोलोगे यार 168 के ज्यादा करीब है, सिर्फ 4 ही ज्यादा है, यानी 168 के ज्यादा करीब है। इसका मतलब क्या है, आंसर 80 के करीब आएगा। समझ रहे हो ना आप चीजें, फिर से बताता हूँ। 21 इंटू 147 तो 7 वाली लाइन में आंसर आएगा, तो 2 ऑप्शन हमारे हो गए एलिमिनेट। 21 इंटू 147 होते हैं, 21 इंटू 168 होते हैं, और 164 है वो 168 के ज्यादा करीब है कंपेरेटिव टू 147, यानी आंसर अगर 8 टाइम के ज्यादा करीब आ रहा है, मतलब 80 के करीब आएगा। तो 2 ऑप्शन, एक 78 एक 72 है, तो 80 के करीब आएगा, यानी ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। ये हमने कैलकुलेशन ही नहीं की, ऐसे ही हटा दिया। बाकी जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 78 पॉइंट समथिंग समथिंग फिर आना चाहिए। सवाल में बोला था कि सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेना है,
तो y की वैल्यू 78 आ जाएगा। ठीक है, तो जरूरत नहीं है कि आपको हर सवाल में कैलकुलेशन करनी है, और ये जो लॉजिक है ये आपको अप्लाई करना है एग्जाम में भी। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ तो भी मैं इस चीज का आपको हमेशा बताता हूँ कि यार जो ऑप्शंस है ना उनका यूज करो। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है, वहां पे लिखना नहीं है कुछ आपको कि थ्योरेटिकल नंबर मिल रहे हैं, आंसर निकालो, खत्म बात। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D, प्रोपोर्शन सॉरी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर B/C/D। ये क्या होता है आपका प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मीन प्रोपोर्शनल नाम से ही पता चल रहा है, मीन यानी बीच का, मध्य अनुपाती। तो पहले तो डायरेक्ट याद कर लो कि अगर x मीन प्रोपोर्शनल है तो वो बराबर होगा A√B। A और B क्या है, दो नंबर देगा आपको कि A और B का जो मीन प्रोपोर्शन है वो है x, हमने मान लिया, तो x बराबर √AB होगा। सवाल भी मैं इस पे करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेट इसका प्रूफ देख लेते हैं। माना कि x क्या है, एक मीन प्रोपोर्शनल है। किस किसके बीच मीन प्रोपोर्शन है, A और B के बीच में। देखो A और B के बीच में x है, यानी पहले A आएगा, फिर x आएगा, फिर B आएगा। और प्रोपोर्शन लिखने का तरीका तो आपको पता ही है कि जब कोई भी प्रोपोर्शन लिखेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा, यानी ये पहले 2 रेशो फिर बाद के 2 रेशो ऐसे आएंगे। ठीक है, बस ऐसे ही आपको करना है। यानी आपको हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम आए, लेकिन समझ आ जाएगा इजीली। हमने क्या बोला कि A और B के बीच का जो मीन प्रोपोर्शनल है वो x है, यानी अपने पास 3 ही ये वेरिएबल समझ लो इसको चाहो तो ये है। और आपको पता है इस जब फॉर्म में लिखते हैं तो ये 4 आते हैं। कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो बीच वाला क्या है, जो मीन है ये डबल आ जाएगा। यानी कैसे लिखेंगे हम इसको, A/x फिर x/b हो जाएगा। या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ A/x बराबर x/b। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू ये हो जाएगा A गुणा B। हमें तो x ही है ना, x था इसका मीन प्रोपोर्शनल, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, √AB। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। मुझे लग रहा है कोई कंफ्यूजन होगा नहीं इस पे। अभी हम सवाल भी बात करेंगे, चाहो तो पहले चलो मेन प्रोपोर्शन पे मैं सवाल बता देता हूँ, या छोड़ो एक साथ ही कर लेंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। पहले मेन प्रोपोर्शन हो गया, अभी बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपाती। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, पहले तो याद कर लो कि A और B का जो थर्ड प्रोपोर्शनल अगर हम x मानते हैं तो x बराबर होता है B²/A। x बराबर क्या होता है, B²/A। ये चीज आपको याद ही रखनी है। देखो जो याद रखना है ना वो रखना ही होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आया, प्रूफ बता रहा हूं, बट याद रखना है x बराबर B²/A। ये रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। कैसे आया वो देख लेते हैं। माना कि x क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है किसका, A और B का। तो इसको कैसे लिखोगे, अभी देखो थर्ड प्रोपोर्शनल है यानी तीसरा प्रोपोर्शन है, तो पहले A लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, फिर x आएगा। अब वही बात हो गई कि हमें लिखनी तो 4 चीजें है ना, लिखने क्या है, 4 चीजें। जो भी प्रोपोर्शन हम निकाल रहे हैं ना, जैसे यहाँ मैंने x माना तो वही 2 बार आता है। जैसे यहाँ पे क्या था कि x मैंने माना था यहाँ पे, ठीक है, A और B के जो बीच का जो प्रोपोर्शन है वो मैंने क्या माना था, x माना था। तो जिसको मान रहे हो ना वो डबल टाइम आ जाएगा रेशो में और सीक्वेंस में, यानी पहले A से x फिर x से B। सिंपली यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि हमने क्या माना है इधर A, तो थर्ड प्रोपोर्शन है वो x माना है, तो A और B और फिर x, तो क्या आएगा, पहले A से B आएगा, फिर क्या आएगा, B से अपना x आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला है ना। अभी प्रोपोर्शन में अपने पास यहाँ पे 4 चीजें ही तो होती हैं, पहला रेशो, दूसरा रेशो, फिर यहाँ पे तीसरा रेशो और ये चौथा रेशो। तो ये लास्ट है, तो लास्ट के बाद कुछ नहीं आएगा। पहले होता तो ये डबल टाइम क्या हो जाता, रिपीट हो जाता। यानी इसको हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले A/B समानुपात B अनुपात x, या फिर डायरेक्ट ये वाली चीज याद करो, ज्यादा बेटर है। यानी पहले A से B आ जाएगा, फिर B से x आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, ये B गुणा B² हो जाएगा, और डिवाइड में इधर क्या आ जाएगा A, यानी x बराबर B²/A। ठीक है, समझ आ गया ना। फिर से समझा देता हूँ। चलो क्या बोला मैंने कि x है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है A और B का, तो पहले A लिखा, फिर B लिखा और फिर x लिखा। तो सिंपली क्या करना है, A/B बराबर B/x, इस तरीके से हो जाएगा। तो वहां से सॉल्व करोगे, जैसे हमने मीन प्रोपोर्शन निकाला था तो यहाँ पे क्या था, पहले A था, फिर x था, फिर B था, तो A के बाद ही x आ गया ना, तो A/x, फिर ये x ही वापस रिपीट हो जाएगा। हम जैसे कर क्या रहे हैं, देखो AXB था तो क्या कर रहे हैं, पहले का दूसरे से रेशो, फिर दूसरे का तीसरे से रेशो, x/B, यही तो हम कर रहे हैं। ऐसे ही तो उस सवाल में हम कर रहे हैं, जो ये थर्ड प्रोपोर्शनल हम निकाल रहे हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर एक्स आ रहा है, तो वही तो कर रहे हैं, पहले का दूसरे से रेशो, फिर दूसरे का तीसरे से रेशो, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अभी फोर्थ प्रोपोर्शनल देखते हैं, चतुर्थ अनुपात, ये चतुर्थ अनुपाती। अब हम मान लेते हैं कि x इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी का हमने क्या माना है, x को फोर्थ प्रोपोर्शनल माना है, यानी चौथा अनुपात। तो पहले ए बी सी आएगा, फिर चौथी जगह x आ जाएगा। तो वही सिंपल तरीका लगाना है। कैसे लिखोगे, यहाँ पे पहले a बटे b आएगा, फिर क्या आएगा आपका, अब देखो यहाँ पे 4 रेशियो ऑलरेडी है, तो कुछ रिपीट नहीं होगा, ऐसे नहीं आएगा a बटे b बराबर b अपॉन c बराबर c अपॉन x, नहीं है, ऐसे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 चीजें ऑलरेडी हो गई। तो सिंपली क्या आएगा, पहले a से b का रेशियो आएगा, फिर c का x से रेशियो आएगा, यानी a रेशियो b एक प्रोपोर्शन में है c रेशियो x के। इसको ऐसे लिख सकते हो, a अपॉन b बराबर c अपॉन x। तो सॉल्व करोगे तो x क्या आ जाएगा, ये b गुणा c मल्टीप्लाई में चले जाएगा, a नीचे आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि एकदम चीजें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, जस्ट सेकंड, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, एक मीन प्रोपोर्शन पढ़ा। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको मैं वापस एक बार आपको क्विक समराइज कर देता हूँ। मेन प्रोपोर्शनल पढ़ा, एक क्या पढ़ा मैंने, थर्ड प्रोपोर्शन पढ़ा, एक मैंने क्या पढ़ा, फोर्थ प्रोपोर्शनल पढ़ा। ठीक है, मेन प्रोपोर्शनल हम x मानेंगे तो x बराबर क्या आएगा, अंडर रूट ए बी। यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा, x माना तो ये क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, फिर यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल मैंने x माना तो ये क्या आएगा, बी सी अपॉन ए। देखो ये एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जैसे ये बी सी अपॉन ए है ना, तो जिस फॉर्म में सवाल में देगा, जैसे पहले 50 दे दिया, फिर 60 दे दिया, फिर 70 दे दिया, तो पहले ए मानना है, फिर बी मानना है, फिर सी मानना है, इसी फॉर्म में चलना है। ऐसा कुछ नहीं देखना है कि ये बड़ा है या छोटा है, इसको ए बी सी दे देंगे। जैसा सवाल में देगा सीक्वेंस, वैसे ही हमें मानना है ए बी और सी के सीक्वेंस में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका MTS 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि √5 रेशियो √40 ये प्रोपोर्शन में है √7 अपॉन एक्स। तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x की। मैंने बताया था प्रोपोर्शन में है तो कैसे सॉल्व होगा, चाहो तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो कि कोनों का मल्टीप्लिकेशन और बीच का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो √5 अपॉन √42 ये बराबर हो जाएगा, इधर क्या है √7 अपॉन एक्स। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो √7 है इधर, और इधर √42 जाएगा। 42 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, √7 इंटू √6। √7 को अलग क्यों किया, क्योंकि √7 पहले एक ऑलरेडी था, तो जिससे रूट से रूट खत्म हो जाएगा, और ये 5 है, ये इधर डिवाइड में चले जाएगा। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, x निकाल लिया यहाँ से, ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा, यानी ये आएगा 7 इंटू √6 अपॉन √5। कौन सा ऑप्शन है, देखो किसी भी ऑप्शन में ना नीचे में रूट है ही नहीं, तो क्या किया एग्जामिनर ने, नीचे वाले रूट को खत्म कर दिया। तो नीचे वाले रूट को खत्म कैसे किया जा सकता है, इधर √5 से सेम से ही मल्टीप्लाई कर दो तो खत्म हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि किसी भी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कुछ चेंज नहीं आता है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया ना। √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो नीचे क्या बन जाएगा, √5 इंटू √5 5 आ जाएगा, और ऊपर क्या है 7 ऑलरेडी है, और √6 इंटू √5 √30 हो जाएगा ये। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 अपॉन 30, 7√30 अपॉन 5। तो कौन सा ऑप्शन है, 7 अपॉन 5 इंटू √30, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस। आप मैंने बताया था कि मीन प्रोपोर्शनल अगर मैं x मानूं तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, √a इंटू बी, यानी पहला नंबर a दूसरा नंबर b। तो ये क्या हो जाएगा, a यानी पहला क्या है 6 माइनस 2√2, ये a हो गया, इंटू b क्या है 9 प्लस 3√2। आपको पता है कि 9 प्लस 3√2 है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 3 9, और प्लस कितना हो जाएगा ये √2। यहां से भी ना ये जो 6 था इससे मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो अगर 2 कॉमन लेके मैं लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू, जब 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ आएगा 3 माइनस √2। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 एक तो 6 आ जाएगा, इंटू उसके बाद क्या है 3 माइनस √2 और 3 प्लस √2, यानी a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर 2, तो 9 माइनस 2 7 आएगा, 7 गुणा 6 42, तो कितना आ जाएगा ये √42 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने क्या बताया था, थर्ड प्रोपोर्शनल x अगर मैं मानूं तो वो होता है b स्क्वायर अपॉन a।
यही होता है, यानी पहला नंबर ए होगा, दूसरा नंबर बी होगा, इस जिस सीक्वेंस में गिवन होता है ना उसी में मानना होता है हमें। तो बी स्क्वायर है यानी 2√7 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √7 का 7, तो ये तो हो गया बी स्क्वायर अपन ए क्या है 3 + √2। आप सारे ऑप्शंस देख रहे हो तो किसी में भी डिवाइड में रूट नहीं है, तो इसको खत्म करना पड़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है रेशियलाइजेशन का। रेशियलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे जैसे 3 + √2 है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट साइन बीच में लेके, 3 - √2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 - √2। तो नीचे देखो क्या हो जाएगा, a + b × a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a² - b² यानी 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 आ जाएगा ये। और ऊपर क्या आ जाएगा 4 7 28 × 3 - √2, ये हो जाएगा 7 से ये 4 टाइम कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 × 3 - √2। अब देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 × 3 - √2 यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल का है। मैंने बताया था अगर x आप फोर्थ प्रोपोर्शनल मानते हो तो x बराबर होता है BC/A। बस सारी वैल्यूज रख दो यहाँ पे। ABC क्या होगा, पहले दिया है वो A होगा, ये दिया है ना 16 यानी ये A हो जाएगा, A दिया है यहाँ पे, B की जगह A दे दिया तो इसको B मान लो, और ये क्या है C है। तो यहाँ पे बोला है फोर्थ प्रोपोर्शनल अपन को गिवन है, कितना है 324, ऑलरेडी दे दिया और A का मान पूछा है। तो जो x है उसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 324, और b की वैल्यू क्या है, b की जगह a है यहाँ पे, तो a आ जाएगा इनटू c की जगह क्या है 9a है अपॉन a, और a की जगह क्या है 16 है, इज इक्वल टू फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल गिवन है 324, तो a निकाल लेते हैं यहाँ से। a क्या आ जाएगा, देखो 9 से काटोगे तो 9 × 27, 5 बचेगा, 9 × 6 = 54, a × a स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 36 × 16, 36 × 16 यानी 36 6 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, हमें तो a चाहिए ना, तो रूट लेंगे, तो 6 के स्क्वायर का 6 आ जाएगा और 4 के स्क्वायर का 4 आ जाएगा, यानी 6 × 4 कितना आ जाएगा 24। तो a की वैल्यू पूछी थी सवाल में, तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो आपका मीन प्रोपोर्शनल हो गया, थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। एक और बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे सवाल बनते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये थ्योरी मैंने डाल दी है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या है। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि आपको दे देगा कि जैसे यहाँ पे है कि ABCD पर प्रत्येक नंबर में से हम क्या घटाएं या फिर क्या जोड़ें जिससे कि जो रेशियो है वो क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल बन जाए। रेशियो क्या है, समानुपात में हो जाए। जैसे यहाँ पे है x एक नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम ABCD में से। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टू मेक देम प्रोपोर्शनल, उनको प्रोपोर्शन में बनाने के लिए। तो पहले इसका डायरेक्ट तरीका आप याद कर सकते हो। तरीका क्या है, तरीका ये है कि नंबर क्या थे ABCD, A B C और D। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है ना, ये होने चाहिए आपके असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब A <b <c D, यानी बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए। ठीक है, तो तरीका क्या है AD, जैसे इसको याद कैसे रख सकते हो, वो याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ABCD रेशियो थे तो कोने वाले A और D का मल्टीप्लिकेशन माइनस बीच वालों का मल्टीप्लिकेशन, A × D माइनस B × C डिवाइड बाई कोनों वालों का सम यानी A + D, और माइनस करे आएगा तो दोनों जगह ही माइनस। पहले क्या था, कोनों वालों का मल्टीप्लिकेशन माइनस बीच वालों का मल्टीप्लिकेशन, अभी नीचे क्या आ रहा है, कोने वालों का सम माइनस बीच वालों का सम। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ये एक तरीका है। ठीक है, जहाँ पे ABCD क्या है असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि ABCD हो गए तो हाँ हर एक नंबर में से हम x घटा रहे हैं, यानी A - x B - x C - x D - x, जिससे ये क्या हो जाए प्रोपोर्शन में हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए ये। तो क्या करेंगे हम, देखो x घटाने पर अगर प्रोपोर्शनल हो गए तो इसका मतलब क्या है कि A - x पहला रेशियो अपॉन B - x, ये बराबर होगा C - x अपॉन D - x। इसी को सॉल्व करने का, यहाँ से डायरेक्ट इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने का ये डायरेक्ट तरीका है, x बराबर दिस। सॉल्व तो आप इसको भी कर लोगे, नॉट ए बिग डील, बट टाइम लगेगा, तो उसका ही ये शॉर्टकट है। ठीक है, इसी का ये शॉर्टकट है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, और कुछ नहीं है। ये तो हो गया आपका एक जो कॉन्सेप्चुअल तरीका है, उसमें भी थोड़ा बहुत आप याद कर सकते हो। बाकी मैं आपको और तरीका भी बताऊंगा, जैसे ठीक है, जैसे हम इस सवाल की बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे
ठीक है, आपका ICR के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, बोल रहा है कि व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर 22, 38, 31 एंड 55। इसको, ये मेथड 1 की बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे बताया था, बाकी मैं एक और मेथड बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं वही अप्लाई करता हूँ जनरली क्या वही करता हूँ, बट ये मेथड 1 समझ लो आप, बेसिक मेथड। ABCD हो गए। तो मैंने बोला था कि अगर आपको ये तरीका लगाना है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लिखना होगा। तो हमने लिख दिया 22, फिर 31, फिर 38, फिर 55, ABCD हो गए। ठीक है, तो बोल रहा है कि x घटा हर एक नंबर में से, तो x निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या था, या एक बार फिर से लिख देता हूँ, AD माइनस BC, कोने वालों का मल्टीप्लिकेशन माइनस बीच वालों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन कोने वालों का सम माइनस बीच वालों का सम। ये है, इसमें वैल्यू रख दो। A की वैल्यू 22 है, D की वैल्यू 55 है। ये तरीका लेंदी होता है, कैलकुलेटिव भी होता है। ठीक है, माइनस B गुणा C यानी 31 इंटू 38 डिवाइड बाई A प्लस D यानी 55 और 22, 5 2 7, 5 2 7 77, माइनस B प्लस C 8 और 1 9 और 3 और 3 6। तो ये कितना आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा आपके पास ये 8। ठीक है, इधर कितना आएगा, देखो कुछ भी कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो 55 दूनी होता है 110। ये 22 गुणा 55 कर लो या 55 गुणा 2 कर लो। अब 55 का टेबल मुझे तो आता नहीं है ना, लेकिन दो दो ही है, तो 55 दूनी तो पता ही है ना इतना, तो 55 दूनी 110, 11 कैरी, फिर 55 दूनी 110, 110 और 11 कितना हो जाएगा 121 यानी 1210, माइनस ये कितना आएगा 38 इंटू 31। अब 38 का पहाड़ा भी मुझे नहीं पता है, लेकिन 1 और 3 गुणा कर रहा है तो इतना तो कर ही सकता हूँ ना। 38 एकम 38, 3 कैरी, फिर 38 तिया कितने हो जाएंगे, 3 तिया 9 और 8 तिया 114, 114 और 3 117 यानी 1178। कितने बचेंगे ये 78 है ना, 22 जोड़ा तो 1200 बन जाएगा, और फिर 10 और है यानी आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 8, तो 4 आ जाएगा। यानी x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। 4 एक ऐसा नंबर है जिसको सब में से घटाएंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शन में बन जाएगा। तो सवाल में आगे पूछा क्या है, तो x प्लस 5 और 3x माइनस 2 का मध्यानुपाती बताना है। किसका मेन प्रोपोर्शनल बताना है, x प्लस 5। अगर x 4 है तो 4 और 5 9 एंड 3x यानी 3 चौके 12, 12 माइनस के 2, 12 माइनस 2 10, 9 और 10 का मेन प्रोपोर्शनल बताना है। इनका मेन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट AB, यानी कि कितना आ जाएगा 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 आ जाएगा, अंडर रूट AB होता है ना, 9 का हो जाएगा 3 और 10 का हो जाएगा रूट 10, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 10 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक तरीका हो गया। दूसरा देखो एक और तरीका, जैसे हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते थे, यही सेम क्या था यहाँ पे 22 38 31 55, 22 38 31 55 जो बेसिक तरीका है। ये भी मेथड 2 है, और मेथड 2 भी क्या है, बेसिक वाला ही। ठीक है, ये भी एक तरीका है। बाकी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा थर्ड वाला तरीका, पर सारा मैं बता रहा हूँ पहले। 22 38 31 55 है, मैं बोल रहा हूँ कि हर एक में से मैंने x घटाया। सवाल में x ही बोला था ना कि x घटा रहे हैं, तो जिससे प्रोपोर्शन में आ जाए, यानी 22 माइनस एक्स अपॉन 38 माइनस एक्स। प्रोपोर्शन में ऐसे लिखते हैं ना, ये बराबर होंगे 31 माइनस एक्स अपॉन 55 माइनस एक्स। हर एक में से x घटा दिया। अब ना यहाँ पे आपको वैल्यूज ट्राई करनी है। पहले क्या करना है, x बराबर 1 ट्राई करना है, ऐसे ही 2 ट्राई करना है, 3 ट्राई करना है, 4 ट्राई करना है, और जब तक ट्राई करना है तब तक आंसर नहीं आ जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही, मतलब टाइम टेकिंग होगा, कॉम्प्लिकेटेड तो क्या। रेशियो सेम बनाना है, तो जैसे मैंने 1 लिया तो कुछ कुछ ना ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, आपको थोड़ा दिमाग में सोच के। अगर मैं 1 लेता हूँ तो आपको पता है, अगर मैं 1 लूंगा तो 22 माइनस 1 इधर 21 आएगा, और 38 माइनस 1 37 आएगा। इधर दिया 31 माइनस 1 30 आया, और 55 माइनस का 1 कितना आएगा 56। 37 इंटीजर आ रहा है, और ये कुछ भी आपको समझ आ रहा है कि इक्वल तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आपको सीक्वेंस से ट्राई करना है 1 2 ऐसे करके। मैंने 2 ट्राई किया, तो 2 ट्राई करोगे तो इसमें भी टाइम लगेगा, उतना भी नहीं लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, जैसे पहले वाले में लगा था ना उतने टाइम में ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं आती है, यही 7 8 तक ही खत्म हो जाते हैं मोस्टली। 2 रखोगे तो ये 20, और 2 रखोगे तो ये 36, यानी 4 पंजे 20, 4 नाम 36, 5:9 है ये। इधर अगर मैं 2 रखूंगा तो 29 आ रहा है, आपको पता है, और नीचे कितना आ रहा है 55 माइनस 2 53, कैसे भी इक्वल नहीं हो सकता है, 29 प्राइम नंबर हो गया। 3 देखते हैं, तो 22 माइनस 30 19, और 38 माइनस 3 35, इधर 19 आ गया, और इधर 31 माइनस 3 कितना हो जाएगा 28, और 55 माइनस 3 52। 4 से काट सकते हैं इसको, 7 टाइम और 13, 7 13 है, जबकि इधर 19 35 है, नहीं हो सकता ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 4 ट्राई करो,
4 ट्राई करूंगा तो 22 माइनस 4 18, 38 माइनस 4 34, यानी इसको मैं कह सकता हूँ 9/17। ठीक है, बराबर। अभी इधर 4 रखा तो 31 माइनस 4 27, और 55 माइनस 4 कितना हो जाएगा 51। 9 से कट जाएगा 9 3 57, सॉरी 3 से कटेगा ना, 3 9 27, और 3 से ये कट जाएगा कितना 17 टाइम, यानी 9 17 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये एक तरीका था। अभी हम बात करेंगे, ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक भी समझ सकते हो, ये भी बेसिकली ट्रिक कुछ नहीं होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसी से मेथड निकाला जाता है, जो कैलकुलेशन है उसी को आसान करने के तरीका है, उसी को हम ट्रिक बोल देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड लगता है। ठीक है, इसी को आपको भी ट्राई करना है। देखो ये जिस सीक्वेंस में दिए थे ना उसी सीक्वेंस में हमें लिखना है। जैसे पहले वाले में तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ा था इनको, दूसरे वाले मेथड के लिए जिस फॉर्म में दिए थे वैसे ही लिखना है, कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं। सेम थर्ड में 22 38 31 55, यानी ऐसे लिख देंगे 22 38 31 एंड 55। अब क्या करना है, इन दो का डिफरेंस लेना है और इन दो का डिफरेंस लेना है, यानी इनका जब डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 22 से 38 16 का डिफरेंस आएगा। इधर डिफरेंस लोगे तो 55 में से 31, 4 और 2 ये आएगा। स्टेप 1 क्या, डिफरेंस लिया। स्टेप 2 क्या, इनको सिंपल फॉर्म में बदलेंगे, इनका रेशियो लेके 8 3 24 और 8 दूनी 16, इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में हो नहीं सकते ये। अब क्या करना है, इस वाले जो रेशियो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पहले वाले के साथ, और ये जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस थर्ड वाले के साथ। यानी क्या करना है, ये जो 3 था इसको मल्टीप्लाई करोगे 22 के साथ, और ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करोगे 31 के साथ, और क्या लोगे डिफरेंस। तो ये कितना आएगा 22 3 66 माइनस 31 दूनी 62। देखो यहाँ पे क्या किया है हमने, सबसे पहले आपने डिफरेंस लिया, देन उसके बाद जो भी आया वैल्यू उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला, रेशियो लिया, फिर ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो भी रेशियो है इन दोनों का इससे 3 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 31 से मल्टीप्लाई किया और उनका डिफरेंस लिया। ये जो भी वैल्यू आएगी ये किसके बराबर होगी, जो भी हमने रेशियो निकाला था ना उसका डिफरेंस के बराबर, यानी 3 माइनस 2, 3 और 2 था ना रेशियो, इनका डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव डिफरेंस, बड़ी में से छोटी वैल्यू। तो ये जो 1 यूनिट है इस 1 यूनिट की वैल्यू आएगी ये, और कभी कभी हो सकता है ये 1 ना आए, जैसे 5 यूनिट आ जाए। तो यहाँ पे सवाल में था ना कि क्या वैल्यू घटाएं, एक्स घटाएं, जिससे कि जो वो प्रोपोर्शन में आ जाए। यानी हमेशा आपको 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, हमेशा क्या है 1 यूनिट आपको फाइंड करना है। अगर कुछ और भी गिवन हो तो जो 1 यूनिट होता है वही आपका एक्स होता है। तो यहाँ पे तो 1 यूनिट आ ही गया था सवाल में, तो ये कितना आ जाएगा 66 माइनस 62 यानी 4। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 क्या है, 4 इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 4 है। अब सवाल में पूछा था कि हमें मेन प्रोपोर्शनल बताना है समथिंग एंड समथिंग, तो एक्स निकालना मेन मोटिव था ना, बाकी तो निकाल लेंगे। इसमें एक्स की वैल्यू 4 रख दो तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 9 और 10 का मेन प्रोपोर्शनल आप निकाल लोगे, अंडर रूट ए बी। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन जो मुद्दा था वो क्या था, आपका एक्स निकालने का। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये एक्स निकाल लिया हमने 4, तो ये सबसे आसान पड़ रहा है ना, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा कम है। इस मेथड में देखो काफी सारी वैल्यू ट्राई करनी पड़ रही थी, पता नहीं कहाँ पे जाके आंसर आएगा। इस वाले मेथड में काफी ज्यादा कैलकुलेशन थी, तो सबसे जो बेस्ट मेथड मुझे लगता है वो ये है। समझ आपको आ गया होगा, 2-3 बार ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री क्या होता है इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, अभी कुछ टाइम पहले एक डाउट भी आया था मुझे टेलीग्राम पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि a/b 2/3 है और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 5a प्लस दिस अपॉन दिस। तो देखो हम ना डायरेक्ट a और b की वैल्यू रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट a और b की वैल्यू रख सकते हैं, यानी a की जगह 2 रख सकते हैं, b की जगह 3 रख सकते हैं। बट उसके लिए कंडीशन क्या है, a और b की हम a एंड b की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। हम डायरेक्ट जो रेशियो है ना वही वैल्यू रख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इनकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, डिग्री कैसे निकालते हैं, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डिग्री कैसे निकालते हो। यहाँ पे देखो पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यानी ऊपर पूरे न्यूमरेटर की पावर 1 है, नीचे पावर 1 है, नीचे पावर 1 है। यानी ऊपर और नीचे देखा जाए तो हर जगह जो डिग्री है वो क्या है, सेम है। डिग्री सेम है तो ही डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, वरना तो नहीं रख सकते। एक और सवाल बताऊंगा जिसमें नहीं पुट कर सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसकी जगह ना
मान लो पहले इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ए की डायरेक्ट वैल्यू रख दो 2, तो ये कितना हो जाएगा 10, बी की वैल्यू रख दो 3 हो जाएगा 9, ए की वैल्यू रख दो तो 7 दूनी 14, माइनस बी की वैल्यू रख दो तो 4 तिया 12, ये हो जाएगा 19/2। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9 19, ठीक है, 2 7 14 माइनस 12 2, ये हो गया। लेकिन यहीं अगर मैं आपसे ये पूछ लेता, कुछ ऐसा पूछ लेता कि 5a² प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 4b, या किसी का स्क्वायर भी कर देता, अगर ऐसे कुछ वैल्यू अगर है तो इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, कांट बी डिटरमाइन, डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे पावर 2 आ रहा है, फिर पावर 1 आ रहा है, तो डिग्री सेम नहीं है ना ऊपर और नीचे, तो डिग्री सेम होगी तो ही हम वैल्यू रख सकते हैं, वरना डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते। अंडरस्टूड? उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ गया होगा। जैसे मान लो एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ, जैसे लिख दो 5a³ प्लस 3b² अपॉन 7a³ माइनस 4b², ऐसे कुछ लिख दूँ तो आपको पता है यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, पावर सेम ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो आपको समझ आ गया भाई कब डायरेक्ट रख सकते हैं, कब डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। करने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्यों इसको मैंने नाम दिया? ठीक है, और ये बहुत टाइप के सवालों में लगता है, आपका एज में लग जाएगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग वाले उस टाइप के में लग जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे टाइप के क्वेश्चन है जिनमें ये लगेगा, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है ये क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे देखो, सवाल पढ़ो पहले। सवाल किस टाइप के सवालों में लगता है? तो पहला टाइप ये हो गया कि बोल रहा है कि 2 नंबर है जो 5 और 7 के अनुपात में है, तो 5 और 7 के रेशियो में ये हो गया नंबर। चाहो तो कुछ नाम दे दो कि ये ए है ये बी है। आगे क्या हो रहा है? ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाई 40, दोनों में से क्या कर रहे हैं हम 40 घटा रहे हैं। फिर फाइनल रेशियो देखो, तो बाद में हुआ क्या कि 17:27 हो गया। पहला रेशियो 5:7 था, दूसरा रेशियो क्या है 17:27, ऐसे लिख दिया। देन अब जो भी हमने यहाँ पे इनके साथ छेड़खानी की, कुछ घटाया जोड़ा, वो चीज हमें लिखनी है। ये अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। जैसे इस सवाल में तो दे दिया कि दोनों में से 40 घटाया, लेकिन डिफरेंस भी हो सकता था कि पहले में से 20 घटाया, दूसरे में से 40 घटाया, उस टाइप से भी आता है। ठीक है, तो 40 घटा रहे यानी माइनस का 40, दूसरे में से भी 40 घटाए माइनस का 40। एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि जब सेम ही चीज हो रही है, यानी या तो जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो जोड़ने के केस में तो प्लस प्लस हो जाएंगे, लेकिन घटाने के केस में भी अगर सेम चीज हो रही है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको माइनस को आप प्लस भी कर सकते हो, कैलकुलेशन करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। तो सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो। कैसे सॉल्व करते हैं? ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसका पॉजिटिव डिफरेंस, यानी 27 × 5 माइनस 17 × 7, तो ये आएगा 135 और माइनस का 119, और इसका पॉजिटिव वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए इनकेस तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी ये कितना आएगा 16 यूनिट की वैल्यू बराबर होगी। जैसे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था सेम चीज नीचे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और पॉजिटिव डिफरेंस। तो एक टर्म आपको पता है 40 × 27 आएगी। किसी को भी आगे पीछे लिख दो, ये जो मैंने लगाया इसका मतलब क्या है? मोड। मोड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू, नथिंग बट पॉजिटिव वैल्यू। तो एक आएगा 40 × 27, एक आएगा 40 × 17, 40 × 17। 40 × 27 को पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि बड़ी वैल्यू आएगी। मोड लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 तो कॉमन आ जाएगा, और 27 माइनस 10, 27 माइनस 17 10 आ जाएगा, यानी 400 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे कट तो नहीं रहा है ना, जस्ट ए सेकेंड। 16 की वैल्यू 400 है, तो 16 दूनी 32 और 16 पंजे 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 25 आ गया 1 की वैल्यू। हमसे पूछ रहे हैं उनका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस क्या आएगा? 5 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा? 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये जो तरीका है ना, यहाँ पे इसको जो ये कैलकुलेशन इसको और थोड़ा इजी किया जा सकता था। आपको पता है कि नीचे 40 ही आएगा, तो 40 कॉमन ले लो डायरेक्टली, इनटू 27 और 17 का डिफरेंस 10, यानी यही टर्म आ जाएगी डायरेक्ट। ये वाली जो 400 मैंने निकाला है यहाँ पे, इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, और सवाल देखेंगे तो आपको ये अच्छे से और क्लियर हो जाएगा।
एक और देखते हैं, जैसे एज रिलेटेड क्वेश्चंस में भी ये बनता है। एक चीज मैं इसमें और बताना भूल गया, वो चीज ये है, इसको गांठ बांध लेना, कि अगर इस सवाल में पूछता ना बाद वाला रेशियो, मतलब सवाल में कुछ ऐसा पूछता कि बाद वाले रेशियो से रिलेटेड हमें कुछ पूछता, तो एक सिंपल चीज याद रखो, जो आप पहले लिखोगे ना, अगर पहले आपने ये लिखा है तो पहली वाली वैल्यू आएगी। अगर बाद वाले रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में पूछता तो आप पहले इसको नहीं लिखते, आप पहले सेकंड वाले को पहले लिखते। इससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा, इससे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तरीका तो ये वाला पहला भी सही है कि जब आप पहला, आपने जैसे गिवन था पहला रेशियो तो 5:7 लिखा, दूसरा था तो 17:27 लिखा। अब चूंकि सवाल हमसे पहले ही रेशियो से रिलेटेड पूछा गया था कि यानी 5 और 17 की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो हमने निकाल दिया। लेकिन बाद वाले रेशियो से रिलेटेड पूछता कि बाद वाले रेशियो का डिफरेंस क्या है, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते 27 - 17 10 की वैल्यू नहीं। इस स्टेप के लिए आने के लिए हमें उनकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसमें से 40 घटाते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या मैं बोल रहा हूं कि जो आपको जो सवाल में पूछा गया है ना, वो वाला रेशियो पहले लिख दो, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 4 साल पहले ए और बी की जो एज है उनका रेशियो क्या था, 2:3 था। ए है एंड बी है, कितना था, 2:3 4 ईयर अगो। और 4 साल बाद यह रेशियो 5:7 हो जाता है, 5:7 हो गया। तब उनकी वर्तमान आयु क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, करंट एज पूछा है। आप बोलोगे यार इस सवाल में ऐसा कुछ तो दिया ही नहीं कि इसमें से ये घटा है, इसमें से ये घटा है। टाइप वही है, वो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा वो देख लो। एक बात बताओ, ये मैंने मान लिया कि वर्तमान है, प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट है। अभी क्या हो रहा है, जो पहले दिया था अपन को, 4 साल पहले की बात हुई थी, 4 ईयर अगो की बात हुई थी, यानी प्रेजेंट से आप 4 साल बैक में गए तो -4 ईयर आएगा। और जो बाद वाला रेशियो है वो क्या है, 4 ईयर इट विल बिकम 5:7, 4 साल बाद का गिवन है। प्रेजेंट से हम 4 साल पहले गए पहले वाले रेशियो के लिए, ठीक है, ये जो रेशियो गिवन था। फिर अभी वापस 4 साल बाद में हम गए तो अपने पास सेकेंड रेशियो आया। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों पीरियड में जो एज गैप है या जो टाइम है वो कितना है। बेसिकली आपको गैप देखना है। क्या देखना है आपको, गैप देखना है। आप गैप कैसे निकालते हो, यानी डिफरेंस कैसे निकालते हो, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो यानी +4 में से माइनस करेंगे ये दूसरा वाला, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस और -4, तो ये कितना आ जाएगा, 8 ईयर। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि यार प्रेजेंट से 4 साल पहले गया मैं और प्रेजेंट से 4 साल बाद गया, तो टोटल 8 साल हो गई ना। अगर वैसे नहीं करना है तो ऐसे गैप निकालोगे, बड़ी पॉजिटिव माइनस छोटी वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बाकी तरीका आपको समझ आ गया कि गैप कैसे निकालोगे, प्रेजेंट से जितने साल पहले गए और प्रेजेंट से जितने साल बाद में गए उनका गैप। तो यहाँ पे इस सवाल में जो ये वैल्यू नीचे आती थी ना, जैसे पिछला सवाल था कि 40 घटाया दोनों में से, तो वो 40 ये है, यहाँ पे 8 है। बस अब तरीका तो आपको मैंने बता ही दिया था, लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा ये, 2 7 14। अब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में करो, 2 7 14 और 3 5 15, 14 और 15 का पॉजिटिव डिफरेंस यानी 1 यूनिट। इस 1 यूनिट के लिए क्या आएगी, 8 × 5 -8 × 7, तो 8 तो कॉमन ही आ जाएगा, और 7 - 5 कितना आ जाएगा, 2, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16 ईयर। पूछा क्या है सवाल में, तो उनकी करंट एज पूछिए। करंट एज क्या हो जाएगी, देखो 16 है 1 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो मैं 32 ईयर आएगी, और यहाँ पे 3 यूनिट के लिए निकालूंगा तो 48 ईयर आएगी। काफी लोग क्या करेंगे कि 32 और 48 लगाया, भैया आंसर आ गया, खुश हो गए। एग्जाम में जब घर आए आंसर किया ही तो पता लगा कि यार 2.5 माइनस में चले गए। रीजन क्या है उसका, यहाँ पे बोला था करंट एज बताना है। करंट एज कौन सा होगा, प्रेजेंट एज। ये जो एज आया है दिस वन, ये जो आपका एज है ये कौन सा है, ये 4 साल पहले का एज है। ये कौन सा है, 4 साल पहले का एज है, करंट से 4 साल पहले का है। करंट चाहिए आपको, क्या बोल रहा हूं मैं, ये करंट एज से 4 साल पहले का एज है, चाहिए आपको करंट, यानी इस पॉइंट पर एज निकला है ये, जबकि हमें चाहिए करंट पर, तो 4 साल और आगे जाना पड़ेगा, तो इसमें +4 करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, +4 क्यों करना पड़ेगा, ये जो एज आई है, मान लो करंट में आप हो, करंट जैसे 2025 है, आपकी ये एज आई है 2021 में निकल के, क्योंकि 4 साल पहले की है, जबकि मुझे करंट चाहिए, तो 21 से 25 में निकालने के लिए 4 साल प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 साल पहले की थी, तो इसमें 4 प्लस करोगे तो ये आएगा 36 ईयर, और इसमें 4 प्लस करोगे तो ये आएगा 52 ईयर।
दिस इज द करेक्ट आंसर 36 ईयर, एंड ये वाला आंसर नहीं होगा 36 एंड 52 ईयर, ये आपके आंसर हो जाएंगे दिस एंड दिस। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। जो आप गलती कर सकते थे वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ये इनके आंसर्स हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और चलो इस पे और सवाल करते हैं। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ ही सवाल है। बोल रहा है कि दो नंबर हैं जो 5 और 9 के अनुपात में हैं, अगर 25 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ईच नंबर से तो रेशियो 25-49 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या कर रहे हैं हम, दोनों में से 25 घटा रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि जब सेम चीज हो रही है ना तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे होता है कि 1 + 25 कर रहे हैं -25 तो लिखने की जरूरत है, जब सेम में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो 25 लिख दो, इसको भी 25 लिख दो प्लस का ही। ठीक है, अब बस सॉल्व करने का तरीका तो हम 2 सवालों में ऑलरेडी जान ही चुके हैं। 49 × 5 - 25 × 9। देखो ये 50 होता तो इसका 5 गुणा 250 होता, लेकिन 50 मतलब एक ज्यादा से मल्टीप्लाई किया 5 टाइम, तो एक ज्यादा से 5 टाइम यानी 5 ज्यादा आया है तो 5 कम आना चाहिए एक्चुअली में। तो 49 × 5 यानी 245 माइनस 25 9 225, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 20 यूनिट। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 20 यूनिट। इस 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे आप करोगे 25 × 25 माइनस 49 × 25, तो 25 तो कॉमन ही आ जाएगा, इंटू 49 - 25 ये कितना हो जाएगा 24। 5 चौके 20, 5 5 25, 4 6 की 24, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30 ईयर। पूछा क्या है 30 ईयर नहीं, सॉरी इस एज थोड़ी ना, ये तो 30 आ गई। पूछ रहा है कि संख्याएं क्या है, नंबर्स क्या है, तो निकाल लो 1 यूनिट की वैल्यू। अगर आपके पास निकल के आ गई तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो 5 यूनिट की वैल्यू, इसका 30 गुना यानी कितना आ जाएगा 150, और इसका 30 गुना 9 × 27 यानी कितना आ जाएगा 270। 150 एंड 270 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, जो आपका सीपीएम मेथड है, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले सवालों में कैसे लगता है। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको याद रखनी है। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जब एलिगेशन की बात होती है, जब एलिगेशन की हम बात करते हैं, एलिगेशन क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो मैंने बोला था कि एक्सपेंडिचर और सेविंग में ही एलिगेशन लगता है। ठीक है, सीधा लिख देता हूं। एक पता नहीं मेरी क्या आदत है कि मैं ऐसे ऊपर से नीचे पहुंच जाता हूं लिखते ब्लैंक पेज में। एलिगेशन इसमें लगेगा एक्सपेंडिचर और सेविंग में, इनकम और एक्सपेंडिचर में कभी भी एलिगेशन नहीं लगेगा। ऐसे ही इनकम और सेविंग में भी एलिगेशन नहीं लगेगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग में लगता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है ये किस में लगेगा, आपका इनकम का एक कंपोनेंट, मतलब इनकम के साथ कोई भी कंपोनेंट हो, चाहो तो इनकम के साथ एक्सपेंडिचर ले लो उसमें लग जाएगा, चाहे इनकम के साथ सेविंग ले लो उसमें लग जाएगा। एक्सपेंडिचर और सेविंग में ये नहीं लगेगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है। अब इस पर सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए एंड बी हैव मंथली इनकम इन द रेशियो 5:6। ए और बी की मासिक आय का अनुपात गिवन है 5:6। ठीक है, और उनके खर्च का अनुपात, ये क्या था इनकम का रेशियो और फिर एक्सपेंडिचर का है, तो इसमें लग जाएगा ये। वैसे ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा इसमें, तो आपको याद करो या मत करो, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि एक्सपेंडिचर और सेविंग में नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लग जाएगा। इनकम का रेशियो 5:6 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:4 है। बोल रहा है कि यदि वे 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं, जैसे देखो अभी तक जो सवाल पढ़ रहे थे ना उसमें सेम चीज यहाँ पे हो रही थी, लेकिन इसमें अलग अलग आ गई। तो वही मैंने बोला कि जरूरी नहीं है सेम आएगा, अलग भी हो सकता है। क्या बोल रहा है कि 1800 सेव कर रहा है, 1600 सेव कर रहा है, सेव कर रहा है, बचत कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आएगा नहीं। ये 1800 रुपए बचत कर रहा है और ये 1600 रुपए बचत कर रहा है। तो बी की मासिक आय मंथली इनकम हमें बतानी है। अब सॉल्व करने का तरीका कितनी बार मैं बता चुका हूं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 चौके 20, इसको मल्टीप्लाई किया 6 × 18, 20 और 18 का पॉजिटिव डिफरेंस यानी 2 यूनिट। इस 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1600 × 3 माइनस 1800 × 4 और पॉजिटिव डिफरेंस। तो 1800 × 4 ज्यादा हो गया यानी 7200 माइनस 16 × 4800 कितना आएगा, ये आपके पास 2400 आ जाएगा ना। 2400 रुपये हो गई 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये हो गई।
पूछ रहा है बी की मासिक आय क्या है। ये पहला रेशियो क्या था, मंथली इनकम का ही तो था ए और बी का, यानी बी की जो इनकम है वो 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट की वैल्यू जब हम निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1200 रुपये है तो 6 यूनिट की वैल्यू 12 6 की 72, यानी 7200 रुपये इज द करेक्ट आंसर। 7200 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। एक और सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इन द रेशियो 4:5 and their expenditure in 7:9. If each save ₹50 per month, their monthly income are, तो मंथली इनकम कितनी होगी। इनकम एक्सपेंडिचर का दे दिया, सेव करते हैं 50 रुपये, ये भी 50 रुपये। सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, तो बहुत सारे सवाल हम इस पर कर चुके हैं। 9 चौके 36 और 7 पंजे 35, पॉजिटिव डिफरेंस कितना आएगा 1 यूनिट। इसकी वैल्यू होगी दोनों जगह 50 50 है तो कैलकुलेशन में 50 कॉमन आ जाएगा और 9 - 7 2 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 100 रुपये हो गई। पूछ रहा है कि मंथली इनकम कितनी है। जो पहला वाला रेशियो किसका गिवन था, मंथली इनकम का ही था ना, यानी 4 यूनिट और 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये आ जाएगी और 5 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये आई थी, तो 400 रुपये और 500 रुपये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं कोइन रिलेटेड क्वेश्चन। कोइन रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। तो ये एक नया टाइप हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक बैग है जिसमें 90 रुपये कंटेन है, 90 रुपये कंटेन करता है। कॉइन है वो 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं। देखो टोटल 90 रुपये हैं और कॉइन किस किस में है, 50 पैसा है, 25 पैसा है और 10 पैसा है। ये है टोटल कॉइन। आगे क्या बोला है, इफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे आर इन द रेशियो 2:3:5, यानी 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन का नंबर का अनुपात हमें गिवन है। कितना है, 2:3:5। तो पूछ रहा है कि टोटल जो बैग में 25 पैसे के कितने कॉइन थे। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, टोटल हमें पता है ना 90 रुपए है। अगर 50 पैसे के 2 कॉइन है तो कितने रुपए बनेंगे, 50 पैसे के कितने कॉइन है, 2 कॉइन है, तो 50 पैसे के 2 कॉइन यानी 1 रुपये बन जाएगा, यानी ये आएगा 1 रुपये। 50 पैसे के हो गया 1 रुपया। रुपये तो है नहीं एक्चुअली, रुपये की वैल्यू अलग होगी, तो ऐसे समझ लो 1 आ जाएगा, ये 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या था, रुपये में है, रुपये में दिया ना 90। तो 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब 1 रुपये, 1 रुपये ही लिख देता हूँ, चलो 1 रुपये प्लस 25 पैसे के 3 सिक्के हैं अपने पास, तो कितना हो जाएगा 75 पैसा। यानी अगर रुपये में मुझे लिखना होगा तो 75 पैसा मतलब 0.75 रुपीज, प्लस 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितना बनेगा 50 पैसा। 50 पैसा मतलब 0.5 रुपीज, यानी अगर टोटल में देखूँ तो 0.75 और 0.5 ये हो जाएगा आपका 1.25 और 1 और, यानी 2.25 रुपये हो गए, ये 2.25 रुपीज। या जिसको मैं अगर थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा अपना कितना, 2 से 1/2 ना, यानी 5/2 से 1/4 आएगा, सॉरी 9/4, ये 9/4 आ गया। ये कितना आ गया 9/4, 0.25 पैसे को लिख दिया मैंने 1/4, तो 2 से 1/4 9/4, 9/4 रुपीज है। जबकि सवाल में बोल रहा है कितने रुपए हैं, 90 रुपए हैं। तो अगर 9/4 की वैल्यू 90 रुपये है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 से ये 10 टाइम कट जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितना 40। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई तो हमसे पूछ रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के थे, 3, यानी 3 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 40 दिया 120, यानी 120 कॉइन्स होंगे टोटल 25 पैसे के, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। और सवाल देख लेते हैं इस पे, तो वहां क्लियर नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि देयर आर 225 रुपीज 225 कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा। 225 रुपए का एक अमाउंट है जिसको 50 पैसा 25 पैसा के रूप में हम क्या है डिवाइड कर रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, 25 पैसे कंसिस्टिंग ऑफ, अच्छा 1 रुपीज भी है यहाँ पे, 1 रुपये का है, फिर 50 पैसे का है और कितने का है 25 पैसे का है, इस फॉर्म में। और इनका रेशियो गिवन है 8:5:3। टोटल बोला है 225 रुपये, तो वही तरीका हो जाएगा आपका। क्या आपको पता है कि अगर 1 रुपये के 8 कॉइन है तो 8 रुपये हो जाएंगे ये, प्लस 50 पैसे के अगर 5 कॉइन है तो 2.5 रुपये हो जाएंगे 2.5। 25 पैसे के 3 कॉइन है, 25 या 75, यानी 0.75 रुपीज हो जाएंगे। 0.7 ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10,
10.5 और 0.75 यानी 11.25 रुपये हो जाएंगे। ये 11.25 जिसको लिख सकते हो 11 सही 1/4 यानी 11 चौके 44 और 1 45/4 यूनिट हो जाएगा या रुपए हो जाएंगे। सवाल में इसकी वैल्यू गिवन है 225। इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपको पता है 45 पंजे कितने होते हैं 225 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि 50 देखो 50 का 4 गुना कितना होता है 5 गुना होता है 250, लेकिन 5 कम से मल्टीप्लाई 5 ज्यादा से मल्टीप्लाई किया 5 टाइम तो 25 कम आ जाएगा। वैसे 45 पंजे काफी बार यूज होता है तो डायरेक्ट याद है। 1 यूनिट के लिए हो जाएगी 20। हमसे पूछा क्या है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। 1 रुपए के कितने कॉइन थे 8 यानी 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 20 गुणा 8 कितना आ जाएगा 160 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब डाउट क्लियर हो गया होगा। ये एक नया टाइप है, नया टाइप वैसे कुछ नहीं है। देखो एक चीज आप समझ लो कि अर्थमेटिक इज ए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है ये, तो लैंग्वेज जैसे घुमाओगे वैसे ही हजारों टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार हर एक टाइप कवर हो जाए तो वो तो नहीं होगा, कुछ भी लैंग्वेज चेंज कर देगा तो वो अब उसको हम टाइप का नाम नहीं दे सकते ना, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहे a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ये क्या है 6, 7, 8 के रेशियो में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। क्या बोल रहा है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए आपका 6, 7, 8 के अनुपात में है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। देन द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू पूछ रहा है और बोला गया कि a प्लस बी प्लस सी क्या है 14 है। अब देखो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका सम निकालूं मैं रेशियो का, यानी इन तीनों का सम निकाल रहा हूं मैं रेशियोज का, तो आप बोलोगे a 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार आ रहा है, c भी 2 बार आ रहा है, तो मैं ऐसे लिख दूं ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ये क्या है, ये सम है रेशियोज का, ना कि एक्चुअल वैल्यू, रेशियो का सम है। और जबकि ये होगा कितना 6 और 7 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास 21, यानी 21 है। तो यहां से मैं कह सकता हूं a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है एक्चुअली एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो की वैल्यू है, रेशियो का सम है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि रेशियो की तो मैं बात कर रहा हूँ ना, एक्चुअल वैल्यू तो 14 है सवाल में दी है, जबकि रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें चाहिए तो 21 से भाग लग जाएगा, यानी 21/2 यूनिट है। ठीक है, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी है सवाल में, कितनी है एक्चुअल वैल्यू सवाल में जो हमको गिवन है वो कितनी है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है। तो इसको जो रेशियो है इसको इसके बराबर रख देंगे हम 14 के बराबर, क्योंकि 14 ही तो गिवन है ना। तो यहाँ से आप देखोगे 7 दूनी 14, 7 3 21, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा 4, 3 इधर डिवाइड में जाएगा, यानी a के रेशियो की वैल्यू 4/3 यूनिट है। अब पूछ रहा है c का मान कितना है वो हमें बता दो। तो अगर मुझे c चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैं a प्लस बी कोई भी एक निकाल लेता हूँ, c चाहिए तो मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि a प्लस बी रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। आपको पता है कि a प्लस बी रेशियो कितना था 6 रेशियो था, यानी a प्लस बी मतलब क्या है 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू 4/3, 6 चौके 24/3 यानी 8 आ गई वैल्यू। दिस इज एक्चुअल वैल्यू। ये क्या है एक्चुअल वैल्यू है, किसकी एक्चुअल वैल्यू है a प्लस बी की, यानी a प्लस बी की एक्चुअल वैल्यू अगर 8 है, यहाँ पे अपने पास क्या है a और b की एक्चुअल वैल्यू मुझे पता चल गई 8 है, तो c की कितनी हो जाएगी, तीनों का 14 है ना, तो c की कितनी हो जाएगी फिर 6 होगी कि नहीं। a प्लस बी प्लस c मेरे पास 14 है और a प्लस बी की मुझे वैल्यू पता चल गई एक्चुअल वैल्यू 8 है, तो फिर c की कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो 6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मिसलेनियस टाइप के अपने क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, पहला सवाल है जैसे कि 300 रुपए की राशि है जिसको पी क्यू और आर में हमें डिवाइड करना है। बोल रहा है कि क्यू है पी से 30 रुपए ज्यादा लेता है और आर है क्यू से 60 रुपए ज्यादा लेता है, तो उनका रेशियो क्या होगा। इसको ना मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो बेसिक तरीका है आपका वही जान लेते हैं। मेथड 1 क्या हो गया आपका बेसिक तरीका। 3 लोग है पी क्यू आर। ठीक है, बोल रहा है कि क्यू को पी से 30 रुपए ज्यादा मिले हैं। ठीक है, क्यू को क्या मिले हैं पी से 30 ज्यादा, जैसे मान लिया मैंने कि पी को x रुपए मिले तो क्यू को पी से 30 ज्यादा मिले हैं, यानी इसको x प्लस 30 मिले होंगे। और आर को क्यू से 60 ज्यादा मिले हैं, क्यू को मिले हैं x प्लस 30 और आर को 60 और ज्यादा मिले हैं, तो 30 और 60 90 ज्यादा, यानी x प्लस 90। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 90 और 30 120,
कितने रुपए हो गए, जबकि सवाल में बोला है 300 रुपए है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 3x बराबर आएगा 300 माइनस का 120, कितना आएगा 180। हमें चाहिए x, तो 3 से डिवाइड और कर देते हैं इधर, तो x आ जाएगा अपना 60 रुपये। उनका अनुपात बताना है कितना कितना है। तो देखो p को कितना रुपए मिल गया, p को मिल गया x यानी 60 रुपये, q को मिल गया 60 और 30 90, और इसको मिल गया 90 और 60 150। रेशियो लोगे तो 30 से काट लो, 30 दूनी 60, 30 3 90 और 30 पंजे 115, ये इनका रेशियो आ जाएगा, यानी 2 3 5 ऑप्शन नंबर बी। एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका पहला ही तरीका है। बोलोगे क्या बोल रहे हो यार, दूसरा तरीका पहला ही तरीका है। हाँ, बस आपको थोड़ा सा क्या सोचना है, देखो ये सोचो, जैसे आप घर पे मान लो कि आपको 3 लोगों को पैसे बांटने हैं, मम्मी को, किसी को ज्यादा देने हैं किसी को कम देने हैं, ठीक है, क्योंकि कोई ज्यादा लाडला होगा तो उसको ज्यादा देंगे, ठीक है। एनीवे, जैसे देखो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि क्यू को पी से 30 ज्यादा मिले, यानी हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी पैसा होगा उसमें क्यू को हम पहले ही थमा देंगे कि ले भाई तू 30 रुपए ले, खुश रहे, पहले ही 30 रुपए दे दिए। और बोल रहा है कि आर को क्यू से 60 ज्यादा मिल गए, आर को 60 ज्यादा मिले क्यू से, क्यू को पहले ही 30 मिल गए थे और आर को क्यू से भी 60 ज्यादा, यानी आर को पहले 90 रुपए मिल गए। तो जिनको पहले जितना चाहिए था हमने उतना थमा दिया, तो टोटल अपने पास 300 रुपए थे, जिसमें से 90 रुपए तो 90 और 30 120 रुपए चले गए। तो अभी मैं कहूंगा कि 180 रुपए बचा। अब जिसको जितना पहले एक्स्ट्रा चाहिए था वो तो हमने दे ही दिया ना, तो अभी जो ये 180 बचा है इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट दो, यानी 60 60 60 रुपए इसको हो जाएंगे तीनों को। तो बोल रहा है कि पी क्यू आर का रेशियो क्या है, तो पी को तो 60 रुपए ही मिले, इसको 30 ज्यादा मिले थे तो 60 और 30 90, आर को 60 ज्यादा मिल गए तो 90 और 6 190 और 60 150, तो वही आ जाएगा 30 दूनी 60, 30 3 90, 30 पंजे 150। इस तरीके से आप इसको किया करो, ये ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। जब बंटवारा करना हो तो इस तरीके से करो, जिसको जितना पहले चाहिए था उतना हमने पहले ही बांट दिया, ठीक है। ऐसे ही समझ लो ना इसको, जैसे आपको 300 रुपये आपकी मम्मी को बांटने थे 3 लोगों में, तो आर उसका सबसे लाडला था, क्यू थोड़ा कम था, पी सबसे कम था, तो क्यू को 30 रुपए ज्यादा दे दिए पी से, तो उसको 30 रुपए थमा दिए, और आर को 60 ज्यादा दिए क्यू से, तो क्यू को हमने 30 ज्यादा दिए पी से, और आर को क्यू से भी 60 ज्यादा दिए, 30 तो उसको पहले ही दे दिए, 60 और दे दिए, यानी 90 दे दिए कि उसको एक्स्ट्रा बचा हुआ हमने इक्वल इक्वल बांट दिया, सिंपल। देखो ये वाले कॉन्सेप्ट पे आई थिंक मैंने परसेंटेज में भी बताया था, ठीक है, नहीं भी बताया था तो यहाँ पे समझ लो। अभी जैसे आपको गिवन है ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी बराबर ई अपॉन एफ, देन ईच ऑफ देम इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ये प्रॉपर्टी है, सेम चीज आप ऊपर नीचे अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ए के बाद क्या हुआ 3c हो गया, फिर 5e हो गया, यानी पहले दूसरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर 5, तो फिर मैंने आपको बोला था ना रेशियो को ऊपर और नीचे सेम चीज से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि यहाँ पे तो इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ ऊपर ऊपर कर दिया, तो ऐसे थोड़ी होता है, तो ये अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे देखो 3a 3c 5e, अगर इधर 3 3 से किया था तो यहाँ पे 3 3 होना चाहिए था, जबकि इधर नहीं था, ये ऑप्शन नहीं होगा। a c e पहले दोनों को जोड़ा फिर घटाया, जबकि यहाँ पे पहले दोनों को जोड़ तो दिया लेकिन घटाया क्या है 5 गुना करके, तो ये नहीं हो सकता, तो आंख बंद करके यही ऑप्शन लगा दो, बाकी आप वेरीफाई कर सकते हो। a प्लस 3c माइनस 5, यानी दूसरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। c के रेस्पेक्ट में रेशियो क्या था d, तो यहाँ भी 3 से किया, इधर 5 से किया, इधर 5 से किया, इधर माइनस किया, इधर माइनस किया, तो सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है, इसको मुझे लग रहा है कि कुछ सॉल्व करवाने जैसा तो तरीका था ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट था। एक और सवाल देखते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है, इस टाइप के सवाल भी बनते हैं। बोल रहे हैं कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, जिसमें सैलरी ऑफ ईच वर्कर इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 22 to 25। सैलरी में क्या किया है हमने, इंक्रीज किया है। कितना इंक्रीज किया है, पहले 22 थी अभी 25 हो गई, ठीक है, बट द नंबर ऑफ वर्कर इज डिक्रीज बाय 26 2/3%। सैलरी तो हमने बढ़ा दी, ठीक है, कंपनी में काम करने वाले हैं, सैलरी 22 से 25 कर दी, लेकिन लोग कम कर दिए, पहले जितने थे ना उससे कम कर दिए, ठीक है। तो लोग कम कर दिए, इसका मतलब क्या है, यही तो आजकल चलता है हर कंपनी में, सैलरी बढ़ा देंगे तो लोग भी कम कर देंगे, ठीक है। 26 2/3% कम कर दिया, तो 26 2/3 होता कितना है, 26 2/3 क्या होता है, 26 3 78 और 2 70/3%, ठीक है। अगर इसको रेशियो में बदलूंगा तो 70% होता है 7/10 और 3 से मल्टीप्लाई है, यानी ये 7/30 हो गया। डिक्रीज किया है, क्या बोल रहा है, डिक्रीज किया है, यानी पहले रेशियो 30 था, पहले रेशियो कितना था 30 था,
अभी 7 कम कर दिया यानी अभी 23 कर दिया। यही कहना चाह रहा है ये। सैलरी क्या की है, बढ़ा दी 22 से 25, ठीक है, जबकि जो इन पर्सन है वो क्या है, डिक्रीज कर दिया 26 सही 2/3%। सॉरी ये 80 आएगा, 26 से 78 तो 80/3 आएगा ना ये, यानी 80% होता है 4/5, ठीक है, और उसका नीचे 3 और मल्टीप्लाई में, यानी ये 4/15 हो जाएगा ये। तो ये 15 था इनिशियल रेशियो, अभी 4 कम कर दिया तो 15 से 4 कम हो गया यानी 11 हो गया। मैंने आपको बताया था कि रेशियो को ना क्रॉस में काट सकते हो, जैसे ये 11 से 2 टाइम कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 3 टाइम, 5 से कट जाएगा 5 टाइम, तो इनिशियल रेशियो कितना आएगा 2 गुणा 3 6, फाइनल रेशियो 5 गुणा, यहाँ तो बचा ही नहीं 1 तो 5। तो क्या हो गया, देखो ये सैलरी था, ये पर्सन्स थे। अब एक बात बताओ मुझे कि आपकी सैलरी बढ़ाई 22 से 25 कुछ लोगों की, ठीक है, और पर्सन कम कर दिए, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा सैलरी पर, वही तो निकलेगा। तो सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ा, पहले सैलरी 6 थी अभी सैलरी 5 हो गई, तो क्या हुआ सैलरी पे इफेक्ट कितना पड़ा, 1 यूनिट कम हुआ, किस पर 6 पर, और 1/6 क्या होता है 16 सही 2/3% क्या हो गया, डिक्रीज हो गई। आपकी सैलरी तो बढ़ी है नो डाउट, लेकिन ओवरऑल ये जो 16 सही 2/3% क्या है, टोटल कंपनी को इतनी सैलरी कम देनी पड़ रही है। अभी आपकी बढ़ा दी नो डाउट, आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, आपकी सैलरी नहीं है ये 16 सही 2/3% डिक्रीज, ये कंपनी का है, कंपनी की ओवरऑल सैलरी इतनी घट गई यानी उसको इतना कम देना पड़ रहा है, पहले ज्यादा देना पड़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको परसेंटेज में करवा चुका हूँ, बट कोई नहीं, यहाँ पे कर देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, है वैसे उस टाइप का ही है। बोल रहा है कि सोहम का इनिशियल एक्सपेंडिचर और जो सेविंग है वो 5 और 1 के अनुपात में है। क्या है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 5:1 है। अगर मुझे इनकम का कंपोनेंट भी लिखना होता तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%, इनकम 25% बढ़ गई, जबकि सेविंग 20% बढ़ गई। इनकम बढ़ा है 25%, ठीक है, सेविंग बढ़ा है 20%, 20% इंक्रीज, ठीक है। बोल रहा है कि अगर करंट एक्सपेंडिचर इतना है तो इनिशियल इनकम क्या होगी। देखो एक चीज मैंने आपको बोली थी क्या, कि जनरली हम जो बढ़े हुए और घटे हुए डाटा पे काम करते हैं, लेकिन वो उन सवालों में जिसमें सिर्फ ये पूछता है कि बढ़ा हुआ परसेंटेज सेविंग का इतना है, एक्सपेंडिचर का कितना है, उस टाइप का। लेकिन यहाँ पे करंट वैल्यू पे सवाल दिया है कि करंट एक्सपेंडिचर इतना है, तो पूरा डाटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो 6 का 25%, 25 6 के 150 यानी 1.5 हो जाएगा इसका 25%, तो 6 से 1.5 बढ़ा यानी 7.5 हो गई इनकम। सेविंग 20% बढ़ी, 1 का 20% मतलब क्या हो जाएगा, 20% इज 1/5 यानी 0.2 बढ़ा, यानी 1 से क्या हो गया 1.2 हो गया, तो बची हुई तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ही हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 और 7 में से 1 गया तो 6, 6.3 क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। जबकि क्वेश्चन में इसकी जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है 4347, और वैल्यू चाहिए हमें किसकी, इनिशियल वेतन, प्रारंभिक वेतन क्या था, यानी 6.3 यूनिट की वैल्यू गिवन है और 6 की चाहिए, तो इससे तो कम ही आंसर आएगा 4300 से, और सारा ही ऑप्शन है। तो इधर कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, 4347 को डिवाइड करना है 6.3 से और वैल्यू चाहिए हमें 6 की, काटा पीटी करते हैं। देखो अगर पूरा कटना चाहिए तो फिर 9 से क्या 21 से काट लेते हैं ना इसको, 21 3 63 यानी 0.3, इससे काटेंगे तो 21 दूनी 42, फिर 1 बचेगा तो 14 हो जाएंगे, भागने जाएगा तो 0, 7 उतारेंगे 21 147, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो इसको 2 टाइम, चूंकि ये 0.3 था तो 10 और चले जाएगा ऊपर में, यानी ये 20 हो जाएगा। 2000 कितना है ये, 207 गुणा 20 है ना, यानी 207 का डबल कितना हो जाएगा 414 और 0 और यानी 4140, ऑप्शन नंबर बी। 0.3 को क्या लिखोगे 3/10, तो 10 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, वही मैंने लिखा है। तो इतना रुपए इसका आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, बोल रहा है कि राइस वर्थ ₹96 पर केजी, 104 रुपए पर केजी, मिक्स्ड विथ थर्ड वेराइटी इन द रेशियो 1 and 2। इफ द मिक्सचर की जो वैल्यू है, मिक्सचर वर्थ इज ₹113 पर केजी, द प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी राइस इज व्हाट। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे 1 छूट गया, ये 1:1:2 में अपने पास क्या है 1:1:2 में हम 3 प्रकार के राइस को मिला रहे हैं।
जो पहला प्रकार का राइस है उसका प्राइस है 96 रुपये पर केजी, जो दूसरे प्रकार का राइस है उसका प्राइस है 104 रुपये पर केजी। ठीक है, दो मेथड में इसके बताऊंगा। जो थर्ड राइस है उसका हमें मूल्य नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि जो मिक्सचर है उसका मूल्य है 113 रुपये पर केजी, 113 रुपये पर केजी। और आपको बताया 2 और 1 3 और 1 4 यूनिट, 5 यूनिट हो जाएगा, नहीं सॉरी 4 यूनिट हो जाएगा ना टोटल। एक तो बेसिक तरीका, मेथड 1 क्या है बेसिक तरीका कि 96 रुपये पर केजी का 1 किलो चावल था तो 96 रुपये के ये हो गए, प्लस 104 रुपये पर केजी का 1 किलो चावल ये थे तो 104 रुपये के ये हो गए, प्लस यहाँ पे हमें नहीं पता है कि किस प्राइस क्या थी, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ कि x रुपये पर केजी के थे और 2 यूनिट चावल थे तो ये 2x हो जाएगा। इज इक्वल टू टोटल क्या था 113 रुपये पर केजी के पड़े और 4 किलो यानी 113 गुणा 4। यदि इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, 400 कितना हो जाएगा ये 52। तो यहाँ से मुझे x निकालना होगा तो कितना होएगा 96 और 104 200 हो जाएगा, तो 452 माइनस का 200 तो 252 आएगा। 252 में 2 से डिवाइड करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा ये 126। तो 126 रुपये पर केजी के थर्ड वैरायटी के चावल हो गए। ये एक तरीका हो गया। ठीक है, मैं एक और तरीका आपको बताना चाहता हूँ, मेथड ऑफ डेविएशन। हालांकि लास्ट जो परसेंटेज का टॉपिक था उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी वापस बता देता हूँ। सवाल क्या था 1:1:2 में मिला रहे हम 96 रुपये पर केजी के, 104 रुपये पर केजी के, और यहाँ में नहीं पता है कितने रुपए के, लेकिन टोटल हमें पता है कि 113 रुपये पर केजी के ये है और कितना यूनिट है 4 यूनिट हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे डेविएशन हम निकालेंगे कि टोटल डेविएशन कितना आया, टोटल विचलन कितना आया, टोटल डिफरेंस कितना आया। डेविएशन मतलब क्या होता है विचलन डिफरेंस, ठीक है, वो वाला डेविएशन नहीं है, डिफरेंस समझ लो आपके टोटल डिफरेंस कितना आया। तो ये देखो जो मिक्सचर बना है ना वो 113 रुपये पर केजी का है, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो एक चावल था वो 96 रुपये पर केजी का ही था। तो कितने का डिफरेंस है 4 और 13, 17 यूनिट का डिफरेंस है। ओवरऑल ये 113 कैसे बना, पहला 96 रुपये पर केजी का था, दूसरा 104 रुपये पर केजी का था और तीसरे को मिला के टोटल 113 रुपये पर केजी का बन गया। इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड वैरायटी के जो चावल थे वो हमने ज्यादा महंगे वाले मिलाए, तभी तो 113 बनेगा, वरना पहले 2 से तो बनेगा नहीं। तो ये देख लो कि डिफरेंस कितने का है 17 यूनिट का है, 96 और 113 के बीच में, और इसका 1 यूनिट था तो ये 17 गुणा 1 हो जाएगा, यानी 17 ही लिख देता हूँ, ठीक है, -17। ये 104 रुपये के थे जबकि 113 बन गया, यानी 9 यूनिट का डिफरेंस है और 1 यूनिट पे, तो ये 9 रुपये का हो गया या 9 यूनिट का हो गया। यानी मैं देख रहा हूँ कि टोटल ना 26 यूनिट का फर्क आ रहा है, 26 रुपये मान लो, 26 रुपये का फर्क आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 26 रुपये का फर्क किससे आया है, थर्ड वैरायटी ऑफ राइस हैं वो क्या थे, महंगे थे इनिशियल 2 से, तो 26 रुपये का फर्क आया। लेकिन कितने किलो थे, थर्ड वैरायटी ऑफ राइस इज 2 kg, तो 26 रुपये को मैं 2 यूनिट में बांटना पड़ेगा मुझे, यानी मैं कह सकता हूँ 13 रुपये का जो डिफरेंस है वो थर्ड वैरायटी ऑफ राइस से है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो राइस थे ओरिजिनल प्राइस 113 तो है ही सबका, प्लस उससे ये 13 ज्यादा और आएगा। ये माइनस, बस ये माइनस क्यों लिखा है मैंने, ये माइनस लिखा है कि जो टोटल डिफरेंस आया वो वाला है ये पहले और दूसरे राइस में, तो उस डिफरेंस को कौन बैलेंस करेगा, थर्ड राइस, यानी ये 13 रुपये कम का है तो ये 13 रुपये ज्यादा का होगा, तो 113 और 13 कितना हो जाएगा 126 रुपीज पर केजी। ठीक है, देखो दो का भी कुछ सवाल हो गया ना, मैं 2 मेथड बता देता हूँ। रीजन उसका सिंपल सा है कि अगर आपको कोई तरीका थोड़ा लग रहा है कि यार समझने में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पुराने वाले से कर सकते हो, जो इजी आपके लिए पढ़ रहा है उससे कर सकते हो, ठीक है, बाकी समझ लोगे तो चीजें इजी है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है डेविएशन का ये बहुत जगह यूज होता है ना, सिर्फ इस सवाल के लिए नहीं, कुछ मैंने बताए थे कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का, इसको भी देख लेते हैं हम। बोल रहे हैं कि कॉपर और ब्रॉन्ज हैं जो 3:4 में है, कॉपर एंड ब्रॉन्ज इन 3:4 इन 450 ग्राम ऑफ एलॉय, 350, एक मिनट, यहाँ पे एक जगह 450 लिखा हुआ है, एक जगह 350, कोई सा तो चेंज करना पड़ेगा ना, इसको 450 मान लेते हैं। अब पता नहीं हिंदी वाला सही है कि इंग्लिश वाला, कि कॉपर और ब्रॉन्ज है 3:4 में, ठीक है, 450 ग्राम एलॉय में। द क्वांटिटी ऑफ
क्वांटिटी क्या है, ग्राम में है। हमसे क्या पूछ रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ कॉपर टू बी एडेड टू इट मेक द रेशियो 4:3। तो कॉपर की हम इसमें कितनी क्वांटिटी और ऐड करें जिससे कि जो अपना मिक्सचर है वो 4:3 बन जाए। समझ आ रहा है सवाल? 3:4 में अपना है, अब बोल रहा है कि हमें अनुपात है ना वो 4:3 बनाना है। तो 4:3 बनाने के लिए इसमें तांबे या कॉपर को हम कितना ऐड करें, यानी हम कॉपर को ना यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं और तब जाके रेशियो अपना 4:3 बन रहा है। यानी एक चीज आप समझ सकते हो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है कांस्टेंट टर्म वाला। ऐड हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉपर ऐड कर रहे हैं, कॉपर ऐड कर रहे हैं, यानी मैं कह सकता हूँ जो ब्रॉन्ज का जो रेशियो है वो तो सेम ही है। ब्रॉन्ज का जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर ब्रॉन्ज का रेशियो कांस्टेंट है तो आई कैन से दैट जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। कांस्टेंट है मतलब सेम होना चाहिए, तो सेम तो नहीं है। तो हमें इस 4 और 3 को सेम बनाना है, तो 4 और 3 को हम बना सकते हैं 12। तो इस पूरी इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस रेशियो को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तो पूरा ही रेशियो होता है ना। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो अपना ये सेम बन जाएगा। अब रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे देखो, पहला वाला बन जाएगा अपने पास, पहला वाला क्या बन जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12। इसको 4 से किया तो 4 चौके 16 और 4 तिया 12। यानी हमने क्या किया है, ब्रॉन्ज को हमने सेम कर दिया है। तो चेंज सिर्फ कॉपर हुआ है, यानी इनिशियल अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, ब्रॉन्ज है, पहले भी सेम था अभी भी सेम था। पहले 12 और 9 21 यूनिट है, ठीक है। ये आई थिंक 350 ग्राम वाला होगा मुझे लग रहा है, ये बाकी सॉल्व करके हम देख लेंगे, शायद इंग्लिश में गलत है ये। यानी पहले अपने पास जो कॉपर और ब्रॉन्ज टोटल था इनिशियल में वो कितना था, 21 यूनिट था। 21 यूनिट सवाल में था, जबकि सवाल में 350 ग्राम हमें दे रखा था। तो यानी अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, 50/3 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/3 ग्राम। जस्ट ए सेकंड चेक कर लेता हूँ, कट तो नहीं रहा है ना। 1 यूनिट के लिए 50/3 ग्राम आ गई। हमसे पूछ रहा है कि कितना इसमें हम कॉपर ऐड करें। कॉपर हमने कितना ऐड किया है, 9 से 16 कर दिया। कितना यूनिट ऐड किया है, 7 यूनिट ऐड किया है। तो हमें 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई, 7 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/3 इंटू 7, तो यह आ जाएगा 350/3। तो कितना आएगा ये, देखो अगर 300 होता तो 100 आ जाता, 50 का 3 और है, यानी 16.66%, 6 यानी मैं कह सकता हूँ 116.66 आएगा, जिसको अप्रोक्स हम 116.67 मान सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है आपको इसमें, ये मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो चीज कांस्टेंट है ना उस पे हमें फोकस करना है। जैसे ब्रॉन्ज कांस्टेंट था तो ब्रॉन्ज का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, तो बस हमने ब्रॉन्ज के जो रेशियो है उसको इक्वल बना दिया, और कोई कॉन्सेप्ट हमने इसमें अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो ये अपना वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपका कोई डाउट हो, ठीक है, सिर्फ रेलेवेंट चीजें अगर आपको कुछ पूछनी हो या पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ग्रुप बना देता हूँ मैं वहाँ पे। ठीक है, कुछ एक अमाउंट फिक्स कर दूंगा उसके लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। और देखो यार, 70% ना ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सिर्फ 30% ही ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइबर है। बाकी 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसा मत करो यार, आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करोगे वही एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं। एनीवेज वीडियोस तो आते रहेंगे चैनल को, चाहे कोई सब्सक्राइब करे या ना करे, जितने व्यूवर्स हैं उतना ठीक है। वीडियोस मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।